एसएम के लास्ट लेक्चर पर आज हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे अभी तक नहीं हुए उसको हम लोग खत्म करने के लिए यहां पे है, जिसमें एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग खत्म करेंगे और इसी के साथ में हम लोग एसएम का फास्ट ट्रैक भी खत्म करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं कल्चर के ऊपर। कल्चर, ओके, पहला कॉन्सेप्ट आज का है कल्चर, जो यहां से है, जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक सपोर्टिव कल्चर, पेज नंबर 59। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रैटेजी के लिए कल्चर ढंग से बने नहीं होते, इसलिए स्ट्रैटेजी सही काम नहीं करते। एग्जाम्पल लेते, बहुत ही फनी एग्जाम्पल है, नाम है मूवी का मोहब्बतें। शाहरुख खान अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे और वो थे एक मोहब्बतें मूवी में एक बताया गुरुकुल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। अमिताभ बच्चन उसके हेड होते हैं, बिल्कुल अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा के हिसाब से गुरुकुल चलता है, जहां पे लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों का आना तो क्या दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, लड़का लड़की बात करे, बिल्कुल एक अलग स्ट्रिक्ट माहौल में रहता है। पर वहां पे शाहरुख खान ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई कि वहां पे वो चाहता है कि लड़के और लड़कियां बात करें, मोहब्बतें रहे सबके बीच में, बच्चों के बीच में मोहब्बतें आए। और वो क्या करता है, गर्ल्स को बॉयज हॉस्टल में लेकर आते हैं वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन कैसे। अब वो चाहता है कि ऐसा कुछ करे, बट ही स्ट्रैटेजी वेंट अगेंस्ट द कल्चर, बिकॉज कल्चर तो ऐसा है नहीं। एंड उसके बाद में शाहरुख खान को उस गुरुकुल के एरिया से रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज द स्ट्रैटेजी वेंट अगेंस्ट द कल्चर। Whenever you make any strategy, you should always understand we should give importance to culture. If the strategy is going against the culture, it will never sustain, it will not be workable, it will not succeed. इसलिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने स्ट्रैटेजी बनाना है, पहले कल्चर को देखना है कि आसपास का कल्चर कैसा। अगर मैं रिलायंस में काम करता हूं और मैं टाटा में काम करता हूं, देयर इज अ डिफरेंस। एक जगह पे बहुत ही ऐसा कल्चर है, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करो पैसा कमाना जरूरी, एग्जाम्पल रिलायंस। पर टाटा का कल्चर ऐसे है कि बिल्कुल वो उसूलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, वैल्यू सिस्टम पर फोकस ज्यादा है। दोनों का कल्चर अलग है। अगर आप टाटा में जाओगे और ब्राइब की बात करने की स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, बिकॉज योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग अगेंस्ट द कल्चर। वैसे ही हर घर में कल्चर होता है। आपके घर में अगर आप घर का कल्चर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जहां पे लव मैरिज की दूर दूर तक बात नहीं कर सकते, और आपका बहुत ही चल रहा है कि मुझे लव मैरिज ही करना है, आपने दादाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि दादाजी मैं करना चाहता हूं लव मैरिज, ये रही चिंटी और इसी चिंटी के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। दादाजी ने आज तक ना पापा को लव मैरिज करने दिया, ना खुद ने लव मैरिज किया। कल्चर ही ऐसा सेट किया हुआ है। आप जाके आपकी रणनीति बना रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी इज गोइंग अगेंस्ट द कल्चर ऑफ दादाजी। दादाजी ने अपने डंडे से ढोया, ना किसी आपको, चिंटी को भी। तो दोस्तों, योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग अगेंस्ट द कल्चर। जब भी कल्चर के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी जाएगी तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो कल्चर को चेंज करो या तो स्ट्रैटेजी को, यानी कि दादाजी के सोच को चेंज करो या तो चिंटी को चेंज कर दो। तो सर दोनों में से क्या आसान है? स्ट्रैटेजी को चेंज करना आसान है, नहीं लड़की को चेंज करना आसान है, दादाजी की सोच को नहीं। बिकॉज इंसान का जो कल्चर है ना, वो कई सालों में ऐसा बनता है। आपके मम्मी और पापा जो सोचते हैं ना, वो एक दिनों में नहीं बने, कई सालों साल से उनके आसपास जो एनवायरमेंट रहा है, इसीलिए उनकी सोच वैसी हुई है। सो दोस्तों, कल्चर एक ऐसी चीज है, जैसे आपने नया नया एमबीए कर लिया और एमबीए कर लिया, आपने वहां पे जाके बहुत कुछ सुना कि बॉटम टू टॉप भी कल्चर होता है, यानी कि आपने हर डिसीजन में अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप अपने पापा के बिजनेस में गए, आपने वही स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व की, पापा ने आपको धक्के मार के निकाल दिया, बिकॉज पापा ने हमेशा डिक्टेटरशिप की है, जहां पे पापा जी टॉप टू बॉटम अप्रोच करते हैं, जहां पे पापा बोलते हैं वही चलता है। तो कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो अपना नहीं चलाए, पहले समझे वहां का कल्चर क्या है, कि वहां पे लोगों की सोचने का ढंग क्या है। अगर आप एप्पल में जाए और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको प्रमोशन मिलेगा। पर आप कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहां पे इनोवेशन की बात ही नहीं हो रही, आप वहां पे उनको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो आपका प्रमोशन नहीं, आपको वहां से घर पे रवाना किया जाएगा। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी होना चाहिए? It should be in tune with the culture. If the strategy is going against the culture, strategy will not succeed. Strategy सही काम नहीं कर पाएगी। Have you all understood this? Everyone? तो क्या समझा बताओ? जब कल्चर ऐसा है, स्ट्रैटेजी ऐसी है, तो स्ट्रैटेजी काम, कल्चर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी वैसी बनाओ, तो आपका स्ट्रैटेजी बहुत काम करे। अगर कल्चर है
इनोवेशन का, और आपकी स्ट्रैटेजी इनोवेशन की है, तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत कम, पर कल्चर है बाहियात, आप कर रहे इनोवेशन, स्ट्रैटेजी तो गई तेल लगाने, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कल्चर, स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क आउट। इफ द स्ट्रैटेजी इज इन ट्यून विद द कल्चर, तो स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल होगी। इसलिए पहले स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि कल्चर? स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कल्चर को समझे, कल्चर को जाने पहचाने, और उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी को लगाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइस कल्चर एंड स्ट्रैटेजी। एक बात बताओ, कि कल्चर हमेशा बाधाएं होती है, कभी कभी साथ भी दे सकता है? अगर आप इनोवेशन कर रहे हो, आप एप्पल में हो, तो आपके लिए कल्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज कल्चर भी वैसा है, स्ट्रैटेजी वैसी। हमेशा कल्चर आपके लिए बाधाएं नहीं बन सकता। कभी कभी हो सकता है पापा ने भी लव मैरिज किया है, दादाजी ने भी किया, आप भी वही बोल रहे हो, तो यहां पे कैसे रिकॉर्ड है? तो इससे मतलब कल्चर तो सही चल रहा है। आपके भैया ने भी लव मैरिज किया, दीदी ने भी लव मैरिज किया, आप भी बोल रहे हो लव मैरिज, घर का कल्चर सेट है, तो मतलब कॉन्सेप्ट ही सीधा है। तो यहां पे लिखा है कि वो एले और ऑब्स्टेकल, कभी कभी एले भी होता है, कभी भी ऑब्स्टेकल भी होता है, यानी कभी भी वो आपके फेवर में भी होता है, कभी कभी अगेंस्ट में भी हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, स्ट्रैटेजी और कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसको चेंज करना आसान है? स्ट्रैटेजी को चेंज करना आसान है, कल्चर को चेंज करने कई बरसों लग जाते हैं। एक बात बताओ, क्या कल्चर को चेंज करना आसान है या मुश्किल है? पापा मम्मी की सोच को चेंज करना, नहीं पापा मम्मी आप गए लव मैरिज के लिए, आपने उनको कन्विंस कर दिया, आपने उनको, इतना आसान भी नहीं है। कल्चर को चेंज करने कहीं बरसों लग जाते हैं, स्ट्रैटेजी को चेंज करना बहुत आसान होता है। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो हमने पूरी तरह से समझ लिया यहां पे, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग। क्या करना चाहिए हमने? स्ट्रॉन्ग फिट बिठाना चाहिए, किसके बीच में? कल्चर और स्ट्रैटेजी के बीच में। हमेशा कल्चर के हिसाब से ही आपने स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इफ योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग अगेंस्ट द कल्चर, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो हो सकता है जो शाहरुख खान के साथ में हुआ। तो 4-5 एग्जाम्पल लिखो। मोहब्बत है, एग्जाम में मत लिखना बस। दूसरा लिखो लव मैरिज। तीसरा लिखो रिलायंस टाटा। इनोवेशन एप्पल। बताओ कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक समान होगा? मतलब जैसा टाटा कर रहा है वैसे ही रिलायंस करेगा, वैसे ही अडानी करेगा? नहीं ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, तो कंपनीज हैविंग द सेम इंडस्ट्री कैन नॉट हैव द सेम कल्चर। ये बात करते हैं एग्जामिनेशन में, ट्रू फॉल्स हो क्या हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक जैसा होता है? नहीं होता बॉस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कोई बोलेगा जो होना सारा ब्राइब दे देके काम करेंगे, कोई बोलेगा ए कंपनी के तेल लगाने ब्राइब कभी नहीं देंगे। उस तरह से कल्चर तो दो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेम। अब जैसे एसपीसी का कल्चर है, जरूरी नहीं बाकी क्लासेस का भी कल्चर ऐसा हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ अलग अलग हो सकता है। दोस्तों आप जाएंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज का पहला कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया, अब जाते हैं हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। आपने कभी लीडरशिप के बारे में सुना है? तो मैं आपको कुछ बताएंगे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स कौन से एग्जाम्पल लिखेंगे। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला। इंडिया के बाहर की बात करें तो टेस्ला के ओनर कौन है? इलॉन मस्क। लीडर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल गेट्स। तो कितने लीडर्स हैं? बहुत लीडर्स। आज हम लोग मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग राहुल गांधी की बात नहीं कर, हम लोग इलेक्शन वाले लीडर की बात नहीं, हम लोग बिजनेस लीडर्स की बात कर रहे हैं। सर आप लीडर्स के बारे में क्यों सिखाते हो एसएम के अंदर? बिकॉज धंधा जो चलता है ना वो लीडर्स से चलता है। कभी कभी इंसान बहुत स्किल्ड हो सकता है, बावजूद उसके धंधा नहीं बन सकता। कभी कभी एम्प्लॉयज हजारों की संख्या में हो सकते हैं, फिर भी वो काम नहीं करते बिकॉज अच्छा नेता नहीं होता। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देने वाला नेता जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यू कैनॉट एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज, you cannot execute strategy although you are having thousands of employee working with you unless you are having a strategy। कभी कभी इंसान बहुत टैलेंटेड हो सकता है पर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी न होने की वजह से, एग्जाम्पल विराट कोहली, ही इज नॉट अ स्ट्रैटेजिक लीडर। वो टीम का कैप्टन नहीं हो सकता। इज अ वेरी गुड प्लेयर, लाइक सचिन इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट गांगुली वॉज अ वेरी गुड लीडर, रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड लीडर, धोनी इज अ लीडर।
कभी कभी आप देखते हो सीए फर्म स्टार्ट कर दिया आपने, 100 आर्टिकल आपके पास काम कर रहे हैं, पर आपको लगेगा कोई सुनता ही नहीं मेरी। इसका मतलब आप बहुत अच्छे सीए हो पर आप अच्छे लीडर नहीं हो। तो लीडर अच्छा होना जरूरी है। ओके, तो लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर ऐसा होना चाहिए जो विजनरी हो, हार्ड वर्किंग हो। देखो यहां पे सारे लीडर्स की क्वालिटी लिखी हुई, देखो ये सारे पॉइंट्स लीडर की क्वालिटी, ये जितने पॉइंट्स लिखे ना, ये देखो लीडर कैसा होना चाहिए? विजनरी, जो बहुत लंबा सोचे, हार्ड वर्किंग, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। लीडर ऐसा होना चाहिए पॉलिसी को एनफोर्स करे, रिसोर्सेस को एक्वायर करे, अच्छे अच्छे लोगों को लाए, उनसे बराबर से काम करवा के ले। लीडर ऐसा हो जो जिसके चरित्र पर कोई दाव, जो एथिकल हो, जो स्पोक्स पर्सन हो, जो नेगोशिएटर हो, टीम के बिहाफ में नेगोशिएट करे, स्पोक्स पर्सन हो, टीम के बिहाफ में बोले, क्राइसिस सॉल्वर हो। जो एग्जांपल धोनी ले लो, धोनी इज अ गुड लीडर, मोदी जी इज अ गुड लीडर। आपने एक मूवी देखी थी चक दे इंडिया, शाहरुख खान इज अ गुड लीडर। तो शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं, धोनी को आप हमेशा देखते हो, मोदी जी को देखते हो, मुकेश अंबानी को। इन सबको देख के क्या लगता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए? विजनरी। इलॉन मस्क विजनरी, रिसोर्सेस को एक्वायर करने वाला, रिसोर्स को सही अलोकेट कर। धोनी सही जगह पे सही प्लेयर को डालता है। इंटीग्रेटर, एथिकल, जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो, जो नेगोशिएटर हो, पॉलिसी मेकर हो, क्राइसिस सॉल्वर हो, जो क्या बोलते हैं उसको, वो हो चीयर लीडर, यानी कि वो टीम में स्पिरिट लाए, चीयर लीडर, जो हार्ड वर्किंग हो, क्राइसिस सॉल्वर, यानी कि जो मैच हारती है उसको जिताने वाला। धोनी क्राइसिस सॉल्वर। कभी कभी उसने टीम के आपस के लोगों का झगड़ा सॉल्व करना चाहिए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी झगड़ा सॉल्व करवाने वाला। तो ये सारी चीजें होती हैं। मोटिवेटर हो, नेगोशिएटर हो, ये सारी चीजें एक लीडर में होना चाहिए। एक मैनेजर के पास में लीडर्स की 5 क्वालिटी होना चाहिए। है कौन? वो मैनेजर है, पर उसके पास में लीडर की 5 क्वालिटी होना चाहिए। कोई भी मैनेजर अच्छा लीडर तभी बन सकता है जब उसके पास में ये 5 क्वालिटीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है। मैनेजर्स के पास, यानी कई के लोग लगता है कि मैं मैनेजर में अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति हूं तो मैं अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊंगा। नहीं, एक मैनेजर में क्या होना चाहिए? तब जाके वो अच्छे लीडर बन सकते। एक, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एग्जांपल लिखो, मुकेश अंबानी हमेशा टॉप पे रह के चेक करे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बार बार चेक करे, टॉप पे रहे, काम खुद ना करे, मॉनिटरिंग करे, ऊपर रह के, खुद काम नहीं करे, काम करवा के लेने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग अ कल्चर एंड स्पिरिट। देख लो सब सही चल रहा है क्या? स्पिरिट देखो, ऑप्स का मतलब क्या होता है? टीम में उत्साह भरने वाला, जोश। लिखो, विराट कोहली जोश लाने वाला, जो मैदान में खड़े तो लगे यार कुछ तो एनर्जी आ गई, फायर आ गया। तीसरी बात, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन। जैसी दुनिया बदली, अपने आप को बदलने वाला, जिसकी सोच स्टैटिक नहीं है, जो अपने आप को हमेशा बदलते रहता है। लिख दो वहां पे इलॉन मस्क। क्यों इलॉन मस्क बोला मैंने? सही क्या? दुनिया के हिसाब से चेंज होता है क्या? उसको पता है एनवायरनमेंट खराब होगा, तुरंत ही उसने ईवी लॉन्च कर दिया। उसको पता है, देख लेता है वो क्या क्या बदलाव होने वाले, उसके हिसाब से बराबर प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप। कैसा होना चाहिए एक मैनेजर को? अच्छा लीडर बनना तो उसको एथिकल होना पड़ेगा। एग्जांपल रतन टाटा, रतन टाटा जैसा एथिकल हो। और लास्ट में लिखा है पुशिंग करेक्टिव एक्शन। आपने कभी मेसी देखा होगा? मेसी एक फुटबॉल प्लेयर है, अर्जेंटीना हार गई थी पिछले वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में जीती। यानी कि क्या समझा? ही हैज एक्सेप्टेड द फेलियर, ही हैज इंप्रूव्ड अपॉन इट, ही टुक करेक्टिव एक्शंस, ही बिकेम द लीडर। क्या लिखा है? पुशिंग करेक्टिव एक्शन। समझता है क्या मतलब है इसका? टेकिंग करेक्टिव, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यू आर एक्सेप्टिंग फेलियर, यू आर रेडी टू। पर ऐसे लीडर कुछ काम करें जो बोलते नहीं मेरी गलती ही नहीं है, ऐसे लीडर कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे।
वही मैनेजर अच्छा लीडर बन पाएगा जो अपनी गलती को स्वीकारे और उसके ऊपर कुछ करेक्टिव एक्शन ले। तो बताएंगे 5 लोगों के नाम दो, मैं आपको नाम बोलता हूं, आप बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। विराट कोहली जैसा वो हो, फायर हो, स्पिरिट द कॉर्प्स। रतन टाटा जैसा एथिकल लीडर हो। मेसी जैसा करेक्टिव एक्शन ले। मुकेश अंबानी जैसा टॉप पे रह के सारे काम करने वाला हो। और इलॉन मस्क जैसा, जैसी दुनिया बदली अपने आप को चेंज करने वाला हो। ये 5 नाम पहचानो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक मैनेजर के पास में लीडरशिप की कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से पूछा जाता है, यहां पे लिखा है ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, दोनों टाइप के लीडर्स में क्या फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर यानी कि गांधी जी, अन्ना हजारे, जिन्होंने मार मार के हमें फॉलो करो ये नहीं बोला। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं वो लीडर जो आपके विचारों को बदल दे, आपको अपनी बातों से और अपने कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से आपकी सोच को बदल दे। वो कभी मार मार के अपना हमें फॉलो करो ये नहीं बोलते, पर उनके विचारों से, उनके काम करने की वजह से, उनके पर्सनालिटी को देखकर सब लोग उनको फॉलो करते, उसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। पर कुछ लीडर होते हैं जो ट्रांजैक्शनल होते हैं। व्हाट डज इट मीन? जो अपने आप को लोगों को फॉलो करने लगाते हैं पनिशमेंट देके, रिवॉर्ड देके। दुनिया में दोनों भी टाइप के लीडर कामयाब है। कुछ हिटलर होते, कुछ गांधी होते। ये हिटलर है एग्जाम्पल। दूसरा तालिबानी। तालिबानी जानते हो? अफगानिस्तान में घूम के पूरा कंट्री अपने नाम ले लिया उन्होंने। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने आपको? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वो होते हैं कि जहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। ये लोग का सोचते नहीं, यहां पे फोर्स होता है, फोर्स। मैं जो बोल रहा हूं बस फाइनल, नो आर्ग्यूमेंट, नो निगोशिएशन। ये नहीं कि एक उनका वो लोगों को मजबूर करवा देते फॉलो करने के लिए। अब देखो 2 टाइप की चीजें होती है, दोनों भी टाइप के लीडर का। जैसे बिग 4 में जाओगे तो देयर आर ट्रांजैक्शनल लीडर्स। वो आपको कुछ, जैसे छोटी फर्म में जाओगे जिसके पास में 1-2 आर्टिकल है, वहां का जो बॉस होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशनल काम करता है। आप आएंगे, आपको समझाएगा, पूछेगा बेटा आज तू काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है? घर पे सब ठीक तो है? नहीं अच्छा लग रहा तो घर चले जा बेटा, कोई बात नहीं कि देख लेंगे। वो आपको अपनी बातों से प्रभावित करता है, आपसे अच्छे से इनफॉर्मल रिलेशन रखता है। बिग 4 में आपको अगर मूड खराब है तो 2 बातें सुना दे, वो पूछेगा भी नहीं तुम्हें क्या हुआ है। अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड भी देंगे, खराब काम करें तो पनिशमेंट भी देंगे। ये होता है बिग 4 में। अंडरलाइन द वर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स। कहां पे होता है ये सब? ट्रांजैक्शनल में, जहां पे आपको खराब काम करने पे पनिशमेंट देंगे। जैसे आपके माता पिता होते हैं, 2 टाइप के माता पिता होते हैं। एक बच्चे को अच्छी बातें सुनाकर किसी का एग्जाम्पल देके मोटिवेट कराएंगे। शर्मा जी का बेटा देख, या तेरे पापा ने देख इतनी मेहनत की थी। तो ये सब बातों से प्रभावित करेंगे। कुछ मम्मी पापा इस टाइप के भी होते हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते, वो लाते देते। बच्चा जैसे पापा घर में एंटर थे, बच्चा चुपचाप पढ़ाई करने लग जाता है। ट्रांजैक्शनल, क्योंकि पापा पनिश कर देंगे उस डर से। दोनों टाइप के लीडर भी देखो, बिग 4 के लीडर भी सक्सेसफुल है और छोटे फर्म के लीडर भी सक्सेसफुल है। डिपेंड करना है आप जब लीडर बनोगे आपको कैसा लीडर बनना है। कभी कभी लोग ट्रांजैक्शनल फॉलो करते हैं, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में पनिशमेंट नहीं होती, वो सिर्फ बातें होती। दे मोटिवेट पीपल बाय देयर करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। वो इनफॉर्मल काम करते हैं, ट्रांजैक्शनल वाले फॉर्मल रहते हैं। एक बात बताओ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अभी अभी शुरुआत हुई, जस्ट रिसेंटली यू स्टार्टेड, तो आप क्या फॉलो करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। आपके ऑफिस का पहला ही दिन है, आर्टिकल 10 मिनट लेट है, आपने उसको 2 बजा दिए, वो फ्यूचर में आएगा नहीं तुम्हारे पास। पर ये बर्ताव करती वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिग 4 जिनका नाम बहुत होता है, वो चाहे तो ट्रांजैक्शनल अपना सकते हैं, बिकॉज उनका नाम ही वैसा है। तो बताओ कौन से लोग ट्रांजैक्शनल अपना सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेरी मैच्योर, जिनका बहुत नाम है। पर जो ऑर्गेनाइजेशन जस्ट स्टार्टेड, जिनका एनवायरमेंट बहुत टर्ब्यूलेंट है, जस्ट स्टार्टेड है, तो अगर वो अभी अभी स्टार्ट हुआ और उसमें लोग तुम बजा रहे हो, तो जो थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं ना वो भी चले जाएंगे। कहां पे बातों से, विचारों से मोटिवेट किया जाएगा? एक बात पूछो, कौन सा प्रोएक्टिव और कौन सा रिएक्टिव? ट्रांजैक्शनल रिएक्टिव होता है, खराब काम किया क्या बजाया। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में
कुछ कुछ माता पिता बोलते बेटा देख, तू पूना पढ़ने जा रहा है, गलत संगत में मत रहना, पढ़ाई करना। वो मारेंगे नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हें बता रहे तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन वाले बोले बेटा तू करके दिखा बस, नहीं तू बस कर ले, इस टाइम में तू फेल हुआ ना, फिर मैं और तू है, फिर देखता मैं तेरे को, अभी तू कर रहे देखो जो करना है। ट्रांजैक्शनल में वहां पे बजाने वाला तरीका है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो इसी तरह से दोस्तों आज का दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप में तीन ही बातें आती हैं। एक, लीडरशिप के टाइप्स कौन से हैं, सवाल नंबर 1। दूसरा आता है एक मैनेजर के पास में लीडर्स की कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, और तीसरा था लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है। ये ऊपर लिखी क्वालिटीज, एलोकेटर, मोटिवेटर, स्पोक्स पर्सन, निगोशिएटर, ये सारी चीजें। ओके, तीन ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसी तरह से हमारा लीडरशिप भी खत्म हुआ है। एक काम करते, एक चिट्ठी लगा के लीडरशिप का डिफरेंस लिख लेते हैं। ये जो ना ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है ना, लिख दो जल्दी से फटाफट। एक है ट्रांजैक्शनल, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, अब लिखेंगे वहां पे जो मैं कह रहा हूं। बिलीव्स इन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, कहां पे लिखेंगे, ट्रांजैक्शनल के ठीक नीचे। बिलीव्स इन किसमें, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स पे बिलीव करते हैं। यूज कैरिज्मा मेरे लिए, ये ना, हाँ ये टॉपिक कर दो। यूज charisma and enthusiasm to inspire people. Use charisma and enthusiasm to inspire people. इनफॉर्मल अप्रोच, फॉर्मल अप्रोच। कौन सा इनफॉर्मल है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले, और कौन सा फॉर्मल अप्रोच है, ट्रांजैक्शनल। गांधी लिखो गांधी जी, और एक जगह पे लिखो हिटलर। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, कौन सा प्रोएक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोएक्टिव होता है। और इसमें क्या आएगा, हाँ कहां पे आएगा रिएक्टिव, ट्रांजैक्शनल में आएगा रिएक्टिव। फॉर मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शनल वही कर सकता है जिसका बहुत नाम है, जो बहुत मैच्योर्ड है। और इमैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। इमैच्योर्ड नहीं कि जो नई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड है। इसी के साथ में आज हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम है लीडरशिप। अब मैं आपको ले जा रहा हूं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को पहले आप समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद में हमारा एक चौथा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और एक है क्या है उसको नाम, वो 7 ऐसे ना, ठीक है, जो भी बचा है सब अब आज खत्म हुआ, डोंट वरी। पहले हम लोग कंट्रोल स्टार्ट करें, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है, whenever you implement some strategy you have to check whether strategy is implemented the way we wanted। जैसा मैंने सोचा था क्या मैंने पाया है, और नहीं पाया तो यू टेक सम करेक्टिव एक्शंस, उसको कहते हैं कंट्रोल। एक दिन में आपको 100 बैग का मैन्युफैक्चर करना था, आपने केवल 90 बैग का ही मैन्युफैक्चरिंग किया। 10 बैग का मैन्युफैक्चरिंग आपने क्यों नहीं किया, इसलिए आपने कुछ करेक्टिव एक्शन लिया। इसको कहते हैं कंट्रोल, ताकि गलतियां फ्यूचर में ना हो। आपका डोमिनोज पिज्जा है,
30 मिनट्स में डिलीवर होना चाहिए, इट टुक 38 मिनट्स। आखिर 8 मिनट्स डिले क्यों हुआ? आपने कुछ सोचा, एनालिसिस किया, और फिर आपने कुछ करेक्टिव एक्शन लगाया ताकि फ्यूचर में 38 मिनट ना लगे, 30 मिनट में ही काम हो जाए। इसको कहते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है इवैल्यूएशन प्लस करेक्टिव एक्शंस। इवैल्यूएशन प्लस करेक्टिव एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल। वर्ल्ड कप में जीतना था हमें, फिर भी हार गए हम लोग, ऐसा क्यों पर हुआ? ये हमने जाना, और ना कि सिर्फ जाना, कुछ उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन अगर हमने लिया तो हम लोग कहते हैं, हम लोग अक्सर लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेशन करते हैं, पर चीजें वैसी जैसे हम लोग पढ़ाई का बहुत बड़ा बड़ा प्लान करते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 18 घंटे पढ़ाई करेंगे, 16 करेंगे, पर सिर्फ वो पेपर पे होता है। 8 दिन बाद चेक करने की जरूरत है कि जो मैंने सोचा था, जितना पढ़ना था, जितने घंटे पढ़ना चाहता, उतना मैं पढ़ाई किया, और अगर नहीं कर रहा हूं तो मैंने कुछ करेक्टिव एक्शन लिया। तो मैंने क्या किया? पहले इवैल्यूएट किया, फिर करेक्टिव एक्शन लिया। इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? कंट्रोल कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने कई सीईओ से बात की, कई एंटरप्रेन्योर से बात की। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट कि पीपल आर वेरी गुड एट मेकिंग प्लान्स, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट एग्जीक्यूशंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। इसलिए कंट्रोल का प्रॉब्लम आता है। जैसा मैंने सोचा था, क्या मैंने पाया है? लोग वो चेक करते ही नहीं, सिर्फ प्लान बनाते, बाद में चेकिंग ही नहीं होता। प्लान बनाओ, चेक करो कि वैसा हुआ है या नहीं। आपको लगता था कि जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका वेस्टेज जो है ना 10 किलो होना चाहिए, पर आपका वेस्टेज हो गया 50 किलो। तो आपने कुछ करना चाहिए ना। कैसे होने दोगे? कुछ करोगे? तो आप इवैल्यूएट करो कि 40 किलो ज्यादा हुआ है, फिर क्यों ज्यादा हुआ है, फिर करेक्टिव एक्शन लो। इसी को कहते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल आपको समझ गया होगा। कंट्रोल में 3 टाइप है: ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल तो 3 टाइप के कंट्रोल है: ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। पहले पढ़ेंगे ऑपरेशनल, मैनेजमेंट। दोनों का डिफरेंस है। ऑपरेशनल में आप एक एक चीज चेक करते हो, यानी आपने वेस्टेज को चेक कर लिया, आपने डिलीवरी टाइम को चेक कर लिया, एक एक चीज देखो। आप, मैं दोनों का फर्क बताऊं। अगर इंडिया की टीम हार गई वर्ल्ड कप में, तो आपने टीम का एज अ होल परफॉर्मेंस चेक किया कि आखिर क्यों हारी। बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, सब अपने ओवरऑल चीज को देखा। आप टीम इंडिया का परफॉर्मेंस एज अ होल चेक कर रहे हो हारने के बाद, तो आप मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो। पर अब आपने मैनेजमेंट के बाद में एक एक प्लेयर को चेक किया। आपने शुभमन गिल का परफॉर्मेंस चेक किया, विराट कोहली का परफॉर्मेंस चेक किया, बुमराह का परफॉर्मेंस चेक किया। आप एक एक प्लेयर का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, यानी कि आप ऑपरेशनल कंट्रोल कर रहे हो। आपको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दिस डिफरेंस। ऑपरेशनल में आप एक एक माइक्रो पे चेक करते हो, आखिर ये मैनेजमेंट में आप ऊपर ऊपर से चेक करते हो। माइक्रो में मान लो आपका परफॉर्मेंस, सुनो ना, आपने चेक किया कि आप सिर्फ एक फिनांस को चेक कर रहे हो, आप सिर्फ आपका एक मार्केटिंग चेक करो, आप सिर्फ सोशल मीडिया चेक करो, आपका वेस्टेज चेक करो, आपका डिलीवरी टाइम चेक कर रहे हो, आपका सेल्स चेक कर रहे हो, आपकी मार्केटिंग चेक कर रहे हो, आपका सीआरएम चेक कर रहे हो, आपका टेक्निकल चेक कर रहे हो, आपका डिस्पैच चेक कर रहे हो। एक एक चीज को अगर आपने सिर्फ एक एक चीज को देखा, ये चीज को देखा, उसको देखा, तो आप क्या कर रहे हो? ऑपरेशनल देखो, एक एक चीज को चेक किया। तो पर आप एज अ होल जब चेक करते हो, व्हेन यू आर चेकिंग एज अ होल, या फिर आप मोर एग्रीगेटिव चेक कर रहे हो, अंडरलाइन द वर्ड मोर इंक्लूसिव, मोर एग्रीगेटिव, आपको ये वर्ड दिखेंगे मैनेजमेंट में। सर दोनों में भी चेक होता है भाई। मैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है ना, इस साल अगर मान लो हमने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना प्रॉफिट करना चाहिए था, मैं सबको आके बजा दूंगा एक साथ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नौटंकी चलेगा। 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए था, 90 करोड़ क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं सबको बजा दूंगा। मैं कर रहा हूं मैनेजमेंट कंट्रोल, मैंने बजा दिया। तो मेरे जो मुखिया लोग थे, मैंने बजा दिया। वो मुखिया लोग क्या गए, आप फिर आप एक एक चीज को अंदर अंदर घुस घुस के चेक कर रहे, किसने गलत काम किया, कौन से सेल्स पर्सन अपना टारगेट मीट नहीं किया, कौन से स्टेट में काम सही नहीं हुआ।
कौन से प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ, किसने खराब काम किया। तो डिस्पैच, टेक्निकल, सेल्स, एक एक चीज जाके चेक करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको तो मैंने सबको सुना दी, मीटिंग खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्यों हुआ? मैं एम नॉट वरीड अबाउट इट। ये हुआ क्यों? आप लोग, सब लोग जिम्मेदार हो। मैंने बजा के छोड़ दिया। अब उनको तो दिमाग को टेंशन आ गया, अब उनको भी ढूंढना पड़ेगा, गलत तो हुआ है हमसे। अब क्या करेंगे लोग? अब हजारों लोग काम करते हैं, हजारों डिपार्टमेंट से, एक एक डिपार्टमेंट में घुस घुस के काम करे, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कौन से लोगों ने क्या। तो क्या होता है, जब मुकेश अंबानी, रतन टाटा जब मीटिंग लेते हैं ना, या कोई बड़े लेवल का, वो ऑपरेशन में नहीं घुसता। और ये सब चिंदगिरी मत बताओ मेरे को, सर वो लेट आता है इसलिए ऐसा होता है, वो मार्केटिंग, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ये अच्छी हुआ क्या है? नहीं हुआ ना, तब तुमको क्यों हायर कर? अगर ये भी काम मेरे को अंदर जाके मुझे देखना है ना, तो व्हाई आई हैव हायर्ड यू ऑल इन माय ऑर्गेनाइजेशन? मैं कौन है? मैं बड़ी चीजें चेक करूंगा। और अगर मुझे ही अंदर जाके एक एक एम्प्लॉय से इंटरेक्शन करना है ना, तो तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऊपर वाले लेवल के बंदा, ये सब मेरा काम है। मुकेश अंबानी आएगा रिलायंस के स्टोर में, जियो की एक किराना शॉप पे मुकेश अंबानी आके चेक करेगा कि क्या चाहिए। भाई वो कौन है? वो क्या बोलेगा, भाई इंडिया के रिटेल से मुझे इतना धंधा चाहिए। हुआ क्या है? नहीं हुआ ना। अब तुम तुम्हारी झक मराओ और जाके चेक करो, ये मेरा काम नहीं है। तो पहले बॉस बजाता है मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट आता है ऑपरेशन की बजाने। तो पहले शुरुआत तो वहां से होती है ना। बड़ा कुछ नहीं अच्छा तो फिर वो नीचे आके ढूंढता है, भाई ये हुआ क्या है, कहां से हो रहा है ये। तो क्या होता है, पहले इट इज मोर इंक्लूसिव। अगर मान लो ऊपर ही सब कुछ सही हो गया, आप समझे नहीं, अगर ऊपर ही सब कुछ सही चल रहा है तो फिर कुछ ऑपरेशन की बजाएंगे नहीं। समझ गया आपको? तो अगर आपको टीम इंडिया का, अभी जैसे कि आप जानते हो इंडियन क्रिकेट बोर्ड कैसा होता है, क्या करेगा वो? इंडिया हार गई तो रोहित शर्मा को लिया उन्होंने। क्यों हारा भाई? ये तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा है, बहुत बजा है। ये क्या हुआ? मैनेजमेंट कंट्रोल। अब वो बेचारा जाएगा, एक एक टीम मेंबर्स को बजाएगा, एक एक, फिर रोहित शर्मा सबको लेगा कोच में। मान लो हो सकता है सूर्य कुमार की बजा दे। तुझे अक्कल है कुछ? तुझे क्यों लाया था हमने टीम में? तूने क्या परफॉर्मेंस किया? वाहियात परफॉर्मेंस करता है तो एक एक प्लेयर के अंदर घुस घुस के चेक किया तो कहेंगे ऑपरेशन कंट्रोल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ सेल चेक कर रहे हो तो कहेंगे ऑपरेशन, आप सिर्फ डिस्पैच चेक कर रहे हो तो कहेंगे ऑपरेशन। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एज अ होल परफॉर्म, जैसे एग्जांपल लायंस कंपनी वांटेड टू बी ऑन नंबर 1 रैंकिंग, पर वो रैंक मान लो आज उनका 10वां नंबर है, दे वांटेड टू बी ऑन नंबर 1, पर कंपनी सिर्फ 6 नंबर तक पहुंची, एक नंबर पे पहुंची क्या, तो क्या करेगी? क्यों नहीं? क्या हुआ ऐसे? हमें चाहिए था 1 नंबर, 6 पे क्यों पहुंचे? वो मुझे मत सिखाओ कि अंदर क्या हुआ है। यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये क्या मुकेश अंबानी बजा के छोड़ देगा, किसको प्रेशर देगा ये? वो निकालेगा डेटा, कितने नंबर पे आया, मोर इंक्लूसिव 10 पे, 1 पे आया क्या? नहीं आया ना, 6 पे आया ना, क्यों आया? तो जो टॉप प्लेयर को लेके बजा देगा उनकी। ये होगा मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को बेचारे को बहुत बजा है, 1 महीने के अंदर सिचुएशन नहीं ना सुधरे ना, मां कसम सबको फायर कर देंगे यहां से। अब वो डर लगेगा, फिर वो जाके अपने अपने जोन को बजाएगा, तुम्हारी वजह से होता है, तुम लोग वजह से मुझे बजाते हैं। फिर वो एक एक, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। आपको समझा कॉन्सेप्ट क्या है? ऑपरेशन इज लाइक वो ना, यहां पे लिखा देखो, द थ्रस्ट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इज टू इंडिविजुअल टास्क, यानी आप एक एक चीज को चेक करते हो इंडिविजुअल टास्क। और ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट क्या लिखा है? टोटल। अगेंस्ट यानी कि वो किसमें? मैनेजमेंट के बोर्ड, यानी कि मैनेजमेंट में जिस तरह से टोटल चेक होता है, यहां पे टोटल नहीं चेक होता है, यहां पे एक एक चीज को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी, अच्छा मुझे बताओ, अगर सिर्फ आप डिस्पैच चेक कर रहे हो तो, अगर आप सिर्फ डिलीवरी टाइम चेक कर रहे हो तो, आप सिर्फ वेस्टेज चेक कर रहे हो तो, आप कंपनी के एज अ होल रैंकिंग चेक कर रहे हो तो, आप अगर मान लो इंडिया आईसीसी बोर्ड में, इंडिया की क्रिकेट टीम आईसीसी के हिसाब से कौन से लेवल पे चल रही है, रैंक 1 पे नहीं, रैंक 4 पे, तो इसका मतलब क्या? आप मैनेजमेंट लेवल पे। आपको दोनों का फर्क समझ रहा है क्या? दोनों का डिफरेंस समझ गया ना? अब एक आता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कौन सा आता है? स्ट्रैटेजिक।
पढ़ो उसके बारे में क्या लिखा है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स फोकसेस ऑन, क्या लिखा है, डबल क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रैटेजी आर दोज इंटेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा एग्जांपल, स्ट्रैटेजी यानी ये डे टू डे ऑपरेशंस का बात नहीं है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल यानी जो स्ट्रैटेजी लगाई है, जैसी स्ट्रैटेजी सोची थी वैसे लगी है या नहीं लगी, और लगने के बाद में उसका वैसा ही आउटपुट आया। जैसे एग्जांपल आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होने वाला सोचा था, फिर सोचेंगे हमने मर्जर जो सोचा था मर्जर हुआ है या नहीं हुआ, हाँ बोले हो गया, तो पॉइंट ए 1 का आंसर है हो गया। और 2 में क्या चेक करेंगे, मर्जर होने के बाद में जो हमें आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट आया या नहीं आया, उसको चेक करेंगे, द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रैटेजी। दोनों में क्या फर्क है? जैसी स्ट्रैटेजी, जैसे हॉटस्टार और रिलायंस का मर्जर होने वाला था तो मुकेश जी बोलेंगे हुआ क्या? हाँ सर हो गया। कुछ उसकी वजह से जियो सिनेमा का कुछ फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, वो चेक करेंगे पॉइंट नंबर 2। तो पहले स्ट्रैटेजी यानी क्या, स्ट्रैटेजी जैसी बनाई थी बनी क्या नहीं बनी, इंप्लीमेंट हुई या, और इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या उसका वैसा ही आउटपुट आ रहा है जैसा आना। तो अच्छा बता क्यों चेक करते हैं ऐसा? अरे भाई क्यों ना चेक करे यार, किसी स्ट्रैटेजी के सिर्फ क्या पेपर पे होती क्या? सुबह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्कशन में स्ट्रैटेजी बनाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, तो जब अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आते हैं ना, वो बोलते हैं सर लास्ट मीटिंग में तो हमने डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई क्या? अच्छा हुई ना, फिर रिजल्ट आए क्या, आए कि नहीं आए, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं। आपको समझ गया? 4 टाइप के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं, एक होते हैं प्रीमाइस कंट्रोल, एक होते हैं स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, एक स्पेशल अलर्ट और एक है इंप्लीमेंटेशन। समझ गया? अब मैं इसके चारों का स्पेशल अलर्ट कंट्रोल पहले सबसे पहले समझाता हूं। आपने सुना होगा ताज होटल में कसाब और सारी टीम ने 26/11 के दिन हमला किया था। अचानक से टेररिस्ट अटैक हुआ, या फिर कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी भूकंप, और कुछ भी हो सकता है, सुनामी आ गई, कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई। मुझे बताओ उसके बाद में क्या करना चाहिए? कुछ तो टॉप मैनेजर करेगा ना, उसके बाद उसको ही कहते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो स्पेशल अलर्ट लाता है। सर अगर मान लो ताज में टेररिस्ट घुस गए तो क्या रतन टाटा ने कुछ किया होगा क्या? खाली बैठा हुआ है, कुछ किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, फोन लगाया होगा मिनिस्ट्री में, बोला होगा साहब देखो किस तरह से हो गए, तुम्हारे कमांडोज भेजो, मिलिट्री भेजो, पुलिस भेजो, अंदर लोग हैं मर जाएंगे। अरे कुछ तो किया होगा ना रतन टाटा ने, वो जो भी किया उसको बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। भैया अपने दुकान में आग लगे, कुछ तो करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं स्पेशल अलर्ट। स्पेशल अलर्ट यानी कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन, अंडरलाइन द वर्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में होता है। यहां पे अंडरलाइन करने वाले वर्ड्स है नेचुरल कैलेमिटीज, टेररिस्ट अटैक, समझ गया? कुछ तभी अनएक्सपेक्टेड हुआ है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। सर उसके ऊपर क्या है? स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। दिख रहा है? सर्वेलेंस में क्या होता है? चौकन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। आपको हमेशा सर्वेलेंस में चेक करना पड़ेगा कि सब सही चल रहा है कि नहीं। सर ये क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जितने भी जगह है, टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, वेबसाइट्स, इन सब के ऊपर हमारी 24 घंटे नजर होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो देखने के लिए। सर क्यों देखें, क्या फर्क पड़ता है? देखने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और जैसे आपको लगता है कुछ चीजें हो रही है तो यू शुड ऑल्सो टेक करेक्टिव एक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूं फ्लिपकार्ट, मैंने आज सवेरे का अखबार पढ़ा, वहां पे लिखा अमेजॉन ने 3 दिन का सेल लाया, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्या मैं चुप रहूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। वो देखकर मैं जो कुछ भी करता हूं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। सर्वेलेंस आपने देखो ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, यानी कि सीसीटीवी जिस तरह से आपको 24 घंटे मॉनिटर करता है, या भी हम लोग अंडरलाइन करो, न्यूज़पेपर पे, बिजनेस मैगजीन पे, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब क्लब्स, पार्टीज, हर जगह पे जाके अपना सर्वेलेंस देखो कि कहीं ना कुछ अपने काम का तो कुछ नहीं चल रहा है। हो सकता है 99% अखबार में हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा है या हमारे से कनेक्टेड कुछ नहीं है, पर कुछ एक चीज हो सकती है जो हमारे काम की हो सकती है, उसको देखकर हम लोग जो करेंगे उसको कहते हैं सर्वेलेंस। ये क्या होता है? प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब क्या?
यहां पे एक मॉल है, एक फिनिक्स मॉल है और एक इनऑर्बिट। पहले इनऑर्बिट खुला था, और इनऑर्बिट जब खुला था ना, वो इनऑर्बिट को पता ही नहीं था कि उसके सामने कुछ आने वाला है। इनऑर्बिट मॉल खुला, उससे 5 गुना बड़ा फिनिक्स मॉल खुल गया। पर जब इनऑर्बिट बन रहा था ना, उसने कभी सपने में ये अजम्पशन नहीं लाया था कि यहां पे इतना बड़ा मॉल मेरे ही सामने खुल जाएगा। एग्जैक्ट बैंग ऑपोजिट खुल गया। फिर क्या हुआ, इसकी तो लग गई, सारा धंधा इसका चौपट हो गया एक ही दिन में। अब इससे 5 गुना बड़ा मॉल को, तो ये यहां पे कोई नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा। उसके बाद इनऑर्बिट मॉल जो भी करेगा उसको कहेंगे प्रीमाइस कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, हम जिन अजम्पशन का घर बना के, जो अजम्पशन लेके हम कभी कभी काम करते हैं ना, वो अजम्पशन वैलिड ही नहीं रहता है। जब हम लोग पहले अजम्पशन क्या किया था कि ये मॉल कभी इसको कुछ खतरा नहीं होगा, पर अब आ गया ना खतरा, तो आप कुछ तो करोगे। अब उन्होंने क्या कहते हैं, मॉल बंद कर दिए और सारा का सारा मॉल अमेजॉन को रेंट पे दे दिया, भाड़े पर। उसको बोलते प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल समझ गए। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था मारुति ने कि ईवी नाम की चीज आएगी, आ गई ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब मार्केट शेयर जा रहा है तो कुछ तो करेगा ना मारुति। मारुति भी अपनी ईवी लॉन्च कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। अंडरलाइन द वर्ड गाइस, assumptions, सर्टेन assumptions। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कुछ assumption के बेसिस पर जब वो assumption ही चेंज हो जाते हैं, देन यू हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शंस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। ये उसके अंकल जैसा दिखता है, इसके बाप जैसा नहीं दिखता है। इसके पापा का नाम क्या है, इंप्लीमेंटेशन के पापा का नाम है स्ट्रैटेजी कंट्रोल। पर ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जैसा नहीं दिखता है, ये उसके अंकल जिसका नाम है ऑपरेशनल, उसके जैसा दिखता है। सर ऐसा कैसा बच्चा है ये इसके पापा जैसा दिखता है ऑपरेशनल। ये इसमें और ऑपरेशनल में कोई फर्क नहीं है। पर आप बोले फिर दोनों कॉन्सेप्ट अलग क्यों है। ऑपरेशनल में छोटे लोग जो चेक करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में वही चीजें चेक करते हैं बड़े लोग। सर ऐसे क्यों, कभी कभी छोटा बच्चा क्या कर रहा है वो कभी कभी बीच बीच में चेक करना पड़ता है, सब सही तो कर रहा है ना भैया। यानी कि डे टू डे, जैसे एसपीसी में डे टू डे डिस्पैच कैसे हो रहा है, मैं हर रोज जाके नहीं चेक करता हूं। वो क्या करता है, मेरे जो डिपार्टमेंट की हेड है वो जाके रोज चेक करती है, वो ऑपरेशनल करती है। और मैं उसी के डिस्पैच को कभी कभी 1-2 महीने में एक बार चेक करता हूं। जब मैं वही चीज चेक करूंगा डिस्पैच सही चल रहा है कि नहीं, उसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। दोनों का फर्क समझ रहे हैं, बोलो क्या फर्क है। एक है कौन सा और एक कौन सा है, तो दोनों में क्या फर्क है लिखा है देखो। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द असेसिंग नीड फॉर द चेंजेस इन द ओवरऑल स्ट्रेटजी इन द लाइट ऑफ अपफोल्डिंग इवेंट्स एंड रिजल्ट एसोसिएटेड विद द इंक्रीमेंटल स्टेप्स। ये जो चीजें है ना, ये वही चीजें करना है कि जो इंप्लीमेंटेशन, जो एक एक चीज चेक करते हैं हम लोग ऑपरेशनल में, उसी चीज को चेक करना है बट लेस फ्रिक्वेंटली। काम वही करना है, काम वही करना है जो ऑपरेशनल में चल रहा है। एक एक बार का इसे देखना है कि ये लिखा है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी थ्रस्ट माइलस्टोन रिव्यूज, रिव्यू करना है हमको सारी चीजों का, बट ये बहुत लेस फ्रिक्वेंटली होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल्स। बताओ इसके 4 बच्चे कौन से हुए। स्ट्रैटेजी के पहले तो 2 बातें होती कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई और उसका रिजल्ट वैसे आए कि नहीं आए। इसके 4 बच्चे हुए। एक होता है आप डिजास्टर्स हो गए, आग लग गई, उसके बाद में आप जो करते हो उसको स्पेशल अलर्ट करते हैं। फिर होता है एक जो आपने अजम्पशन से सोचा था कि इनऑर्बिट मॉल के बारे में कुछ बाहर कुछ नहीं आएगा, पर आ गया, फिनिक्स मॉल आ गया, अब क्या होगा। उसके बाद में जो भी आपने अपने मॉल के साथ चेंजेस किए उसको बोलेंगे प्रीमाइस कंट्रोल। एक कंट्रोल था हमेशा चौकन्ना रहना, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, होर्डिंग्स पे अपने बारे में कुछ छप रहा है कि अपने रिलेवेंट कुछ छप रहा है कि दिखना, और उसके हिसाब से एक्शन लेना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सर्वाइलेंस। और एक होता है इंप्लीमेंटेशन, जो इसके काम वही है जो ऑपरेशन जैसे है, बट ये लेस फ्रिक्वेंटली चेक होता है, और ऑपरेशन में वही काम मोर फ्रिक्वेंटली चेक होता है। और बच्चों इसका डिफरेंस बता दो, ऑपरेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है। दोनों में भी चेकिंग होती है। ऑपरेशन में आप एक एक डिपार्टमेंट को चेक कर रहे हो, फाइनेंस को चेक कर रहे हो, या फिर ओनली
सिर्फ आपने डिस्पैच को चेक किया तो आप क्या बोलेंगे, मैं ऑपरेशन चेक कर, पर मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल मोर एग्रेसिव मोर इंक्लूसिव परफॉर्मेंस चाहिए, सबका मिला के एक साथ, क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट करता। ओके तो आज का तीसरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम क्या है, कंट्रोल। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ रहे हैं यहां पे मेजर्स, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स नाम का कॉन्सेप्ट दिया है। मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, मैंने इतने सालों की ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद जब व्हेन आई रीड दिस कॉन्सेप्ट मुझे लगता है इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से 12 साल से एसपीसी चालू है, चालू हो गई, इट्स वर्किंग, या रिलायंस कई सालों से चालू हुई, आइडिया चालू है, वोडाफोन चालू है, हॉटस्टार चालू है, नेटफ्लिक्स चालू है, फेसबुक चालू है, ये ऑर्गेनाइजेशन कई सालों, गूगल भी चल रहा है, बहुत सालों से आप काम कर रहे हो। इतने सालों के बाद में आपने चेक करना चाहिए कि आपका फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सब अच्छे हैं कि नहीं है। सर ये कब कर दे, ऑर्गेनाइजेशन चालू होने से पहले का नहीं है, चालू हो गई है, काम चालू हो गया है, आपको चेक करना है सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले करते हो आप फाइनेंशियल मेजर्स। दूसरा क्या लिखा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्या चेक करोगे इसमें कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये भी, यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दुकान चालू करने की नहीं होती, चालू करने के बाद में जब कुछ साल हो जाते हैं तो बार बार चेक करना चाहिए कि पिछले साल मेरा नेटवर्थ कितना था, इस साल कितना हुआ, पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना हुआ, इसको बोलते फाइनेंशियल मेजर्स। कस्टमर को भी बार बार चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, कस्टमर खुश है या नहीं है। सर ये क्यों चेक करना चाहिए, ये चेक करना इसलिए जरूरी है, सो यहां पे देखो, ये मैं कुछ लाइन स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। Strategic performance measures is a method that increases line executive understanding of organization's goals and offer a continuous system for tracking क्या लिखा है, progress toward this objective using clear cut performance measurement। यानी कि आप अच्छे या बुरे हैं ये समझने के लिए कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए। एक पैरामीटर होता है परफॉर्मेंस फाइनेंस वाला, एक पैरामीटर होता है कस्टमर कि लोग खुश है भी कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट लेके। चलो मान लो कंपनी के पैसा बहुत है पर कस्टमर खुश है, या फिर कस्टमर बहुत खुश है और पैसा ही नहीं, फाइनेंस भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए और कस्टमर भी खुश होना चाहिए। तीसरी बात मार्केट मेजर्स, मार्केट मेजर्स सच एज व्हाट, मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन, सबसे बड़ा होता है मार्केट शेयर कि मार्केट में आपका शेयर कितना है, लोग आपके बारे में रेफर करते हैं क्या नहीं करते, आपका मार्केट शेयर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना, ये भी आपका एक परफॉर्मेंस मेजर होता है। सर मतलब ये कौन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, कब करती है, बार बार करती है। क्या चेक करती है, मेरा फाइनेंस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कस्टमर खुश है या नहीं है। मार्केट अक्सर क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, लोग ऑर्गेनाइजेशन को चालू कर देते पर कई सालों तक ये चेक नहीं करते। ये मत करो, इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन डूबने की खबर आ जाए। निरंतर चेक करो ये सब सही पैरामीटर पे आप काम कर रहे हो। नंबर 4 एम्प्लॉय मेजर्स। क्या मतलब एम्प्लॉय मेजर्स का, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में हजारों काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज इफ दे आर नॉट हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए बार बार चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में खुश भी है या नहीं। ये भी एक परफॉर्मेंस, ये भी आपके लिए परफॉर्मेंस का एक वन ऑफ द मेजरमेंट का तरीका है। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो कब माना जाएगा अच्छी है, फाइनेंस अच्छा, कस्टमर अच्छा, मार्केट शेयर अच्छा, एम्प्लॉय खुश,
लास्ट में इनोवेशन, बहुत अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन पे बिलीव करती है। कहीं ऐसा ना हो जाए आज बहुत अच्छा चल रही है पर 5 साल के बाद में वो आउटडेटेड हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव ही नहीं है। तो इसलिए आज भले ही फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, कस्टमर भी बहुत खुश है, पर अगर वो इनोवेटिव नहीं होगी ना तो अचानक से एक दिन ठप हो जाएगी, जैसे कि नोकिया हो गया। नोकिया का उस समय सब अच्छा था, पर क्या करें, दे डिड नॉट बिलीव ऑन इनोवेशन, वो बंद हो गई। लास्ट में व्हाट्स द पॉइंट, एनवायरमेंटल मेजर्स, ये भी एक बात है। एनवायरमेंटल मेजर्स सच एज व्हाट, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, ये भी सब चीज़ें, ये सामाजिक पॉइंट है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आपने ये भी चेक करना चाहिए कि आपके से कोई पर्यावरण को, कोई एनवायरमेंट को तकलीफ तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा हो जाए कल चाहे गवर्नमेंट का कोई लॉ निकल के आपको बजा देंगे, एमिशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, एनर्जी, ये सब पे भी ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई फतवा जारी हो गया, आपको बजा देंगे, बोले बंद कर दो, बिकॉज इससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो उस पर भी आपने ध्यान देना चाहिए। तो बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही है वो अगर उसको बार बार चेक करना है कि मैं सही ट्रैक पर हूं क्या नहीं, तो उसने कौन से ट्रैक चेक करना चाहिए? फाइनेंशियल मेजर्स, एफ, अंडरलाइन करो एफ। एक दूसरा पॉइंट कौन सा है? कस्टमर, सी, एफ सी। फिर एक करना चाहिए एम, मार्केट, एम्प्लॉय का ई, एफ सी एम ई, एंड आई, इनोवेटिव का आई, और एनवायरमेंट का ई। मी, एम ई मतलब मी, एफ सी एम ई आई ई, अच्छा कुछ बन सकता है इसका। सी एम, एफ आई, फिम, एफ डबल ई एम, फिम, फिमसी, फिमसी, एफ डबल ई एम, फिम, एंड आई सी। फिमसी ले लो, फिमसी कुछ अच्छा नहीं, एम डबल ई मिड, फिमसी ले लो, देख तो कुछ इतना खास नहीं था, जो भी है, एफ डबल ई एम सी आई, ओके ठीक है, इजी है। तो क्या चेक करना है? एफ से फिनांस चेक करना है, ई से एनवायरमेंट, ई से एम्प्लॉय, एम से मार्केट, फिम, सी से कस्टमर, आई से इनोवेशन, ये सब चेक करना है। इन अगर आपको अपने आप को सफल अगर मानते हो, अगर इन हर जगह पे आपने अच्छा काम किया है ना, तो आप एक सफल ऑर्गेनाइजेशन हो। केवल फिनांस को देखकर कोई ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, अगर ये सब कुछ करते हो तो क्या मतलब होता है? अगर आप ये चीजें 6 जो फिमसी आप बार बार चेक करोगे तो क्या होगा? आपको गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स अलोकेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इन सबका फायदा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बार बार चेक करना कि ये सब सही हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब बार बार चेक करने का आप गोल तरफ जा रहे हो कि नहीं, सही दिशा। तो इसलिए बोलते हैं कि गोल अलाइनमेंट आपकी हो जाती है। ये फिमसी को बार बार चेक करने करके आपको समझते हैं हाँ मैं सही ट्रैक पर तो हूं ना, क्या सच में मैं, ये सब अच्छा अगर होगा तो आप ऑब्वियसली आपके गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको कोई लगा कि कुछ चीजें सही नहीं हो रही तो आप उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लोगे, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आप बर्बाद होकर गोल के विपरीत हो जाते हैं। अगर आपको कुछ चीजें सही नहीं हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, आप करेक्टिव एक्शन लोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। नंबर दूसरी बात, रिसोर्स एलोकेशन, यानी आपको लग रहा है कि अपना फाइनेंस तो बहुत अच्छा चल रहा है पर आपके कस्टमर खुश नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉय को कस्टमर की और ज्यादा अलॉट करोगे। सपोज यू अंडरस्टूड योर कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, देन व्हाट विल यू डू? You will allot more employees, you will hire more employees to satisfy your customers. आपके रिसोर्सेज सही रहें। हो सकता है कोई डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा सॉलिड अच्छा चल रहा है, एक डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे? जो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है उसे कुछ एम्प्लॉइज उस जगह पे डालोगे जहां पे जो अच्छा नहीं चल रहा है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, बार बार चेक करो, तो बार बार चेक करोगे हर 3 महीने में, एक महीने, तो आपको समझेगा कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ खराब है। तो कोई चीज़ें खराब होगी तो आप तो चुप तो नहीं पड़े, यू विल टेक सम करेक्टिव एक्शंस, उसको बोलते हैं आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहेगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है? एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? ये बार बार एनवायरमेंट चेक करोगे ना तो क्या क्या फायदा होगा इससे? कि मतलब आप स्ट्रेटेजिक परफॉर्म मेजरमेंट, हेलो ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी टू व्हाट स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडीज, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पिक्चर। यानी कि मतलब क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स है आपको भी, आप ये रिपोर्ट उनको भी दिखा दोगे, शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट दिखा दोगे, फिमसी का, moneycontrol.com पे भी रिपोर्ट आ जाएगा।
यानी कि जो इन्वेस्टर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो गवर्नमेंट है, उनको आप हमेशा बता सकते हो देखो ये हमारा परफॉर्मेंस, वरना लोगों को समझेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा नहीं, कंपनी अच्छा काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसलिए अगर इनको दिखाना है, लोगों का दिल जीतना है, देखो हम अच्छे ही हमें पता है, पर ऐसे रिपोर्ट जारी करने से सबका विश्वास जीत सकते, बोलते हैं एक्सटर्नल लोगों को आप उनकी अकाउंटेबिलिटी को साबित कर सकते। तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं इसके करेंगे, आप गोल की तरफ अपॉइंटमेंट अलाइंड हो जाओगे, आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो GC गोल अलाइनमेंट, GCRE, GCER, GCRE, GCRE, GRCE, GJRE, रेगसी, रेगजी, रेक्सी डाल सकते हैं, रेगजी, REGC, रेगजी। ओके, तो R फॉर व्हाट, रिसोर्सेस, तो आप सही जगह पे अपने रिसोर्सेस डालोगे, इससे एक्सटर्नल लोगों को भी खुशी होगी कि कंपनी से काम कर रही है, अपन अपने गोल से अलाइंड हो जाएंगे, और C से अपना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से हमारा स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर भी खत्म हो, रेगजी के नाम से। तो आज हमने चौथा कॉन्सेप्ट देख लिया, इसका नाम है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। अभी हमारा क्या बाकी है, क्या है वो, मैकिन्जी। ये है मैकिन्जी 7S मॉडल, ये है मैकिन्जी का 7S मॉडल। मैकिन्जी कंपनी है जो कहती है कि अगर अपने को सक्सेस पाना है ना, क्या पढ़ो, मैकिन्जी का 7S मॉडल इज अ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी इन 1980। इट इज यूज्ड टू, अब देखना, इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड असेस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड अलाइनमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। द मॉडल आइडेंटिफाइज 7 इंटरनल फैक्टर्स दैट मस्ट बी अलाइन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। क्या लिखा, 7 इंटरनल फैक्टर्स मस्ट बी अलाइंड, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब होना है तो उनको ये 7 चीजें अच्छी करना पड़ेगी। उसके 2 पार्ट, एक हार्ड एलिमेंट, एक सॉफ्ट एलिमेंट। पहले 3 एलिमेंट जो है ना, स्ट्रैटेजिक, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ये उसके हार्ड एस है, और बाद के 4 एस जो सॉफ्ट एस है। आपको समझा क्या लिखा है, अगर किसी, यार लिखा ना, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल ऑल 7 एलिमेंट्स मस्ट बी अलाइंड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, चेंजेस और इंप्रूवमेंट इन वन एलिमेंट कैन हैव द, यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनना है तो आपकी इन 7 चीजों को अच्छा करना जरूरी है। अगर 7 चीजें अच्छी नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं बन पाएगी। एस से सफल, एस से सक्सेस, एस से जो लिखा ना स्ट्रैटेजीज, सफल बनने के लिए एस चाहिए, ये देखो सब एस, 3 हार्ड एस है उसमें, स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये हार्ड एस, अंडरलाइन द वर्ड हार्ड। और ये चारों जो है ना वो सॉफ्ट एस है। सबसे पहली बात, अगर मुझे लगता है, या और जो लिखा है ना मैं फील करता है उसको, मुझे लगता है कि एसपीसी को अगर सक्सेसफुल बनाना तो एसपीसी की स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए, स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, और स्ट्रैटेजीज अच्छी होगी फिर भी नहीं चलेगी अगर लोग ही नहीं है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एसपीसी ने स्ट्रैटेजी बनाई कि 2-3 और क्लासेस चालू करें, स्कूल चालू करे, JEE नीट चालू करे, 11-12 चालू करे। मान लो स्ट्रैटेजी सही है, स्ट्रैटेजी सही है, पर फिर भी स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस यू आर हैविंग गुड नंबर ऑफ पीपल, अनलेस यू आर हैविंग गुड स्ट्रक्चर, गुड स्किल्ड पीपल। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर समझता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, वरना स्ट्रैटेजी से पेपर पे रह जाएगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। और सिस्टम, द डेवलपमेंट ऑफ डेली टास्क, ऑपरेशन, टीम टू एग्जीक्यूट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द मोस्ट एफिशिएंट, एंड क्या लिखा है, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम,
द डेवलपमेंट ऑफ डेली टास्क ऑपरेशन टीम टू एग्जीक्यूट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड एफिशिएंट, मतलब क्या, डे टू डे ऑपरेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन करती है, सिस्टम होना चाहिए, ये काम ऐसे ही होगा, ये काम करने का तरीका है ऐसे, प्रोसेसेस सेट होना चाहिए, एसओपी सेट होना चाहिए। एसओपी समझता है, मतलब ये काम ऐसा होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। तो 3 बातें कौन सी? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। यानी आपकी पहले तो स्ट्रैटेजी अच्छी होना चाहिए। जैसे रिलायंस की स्ट्रैटेजी अच्छी है कि वो हॉटस्टार को ले रहा है, रिलायंस की स्ट्रैटेजी कि वो जियो पे काम किया। उनकी स्ट्रैटेजी सही कि उन्होंने अपने बेटे के विवाह को एक वो कर दिया, स्ट्रैटेजी है वो, ताकि उनको किसको पॉपुलर बनाना है, वो गुजरात के एक गांव को, जामनगर को फेमस करना है, क्योंकि जामनगर में उनकी खेती बहुत है, तो उसको न्यूयॉर्क बनाना है उनको। स्ट्रैटेजी सही है, पर सिर्फ सही स्ट्रैटेजी नहीं होगा, उनको लोग चाहिए, लोग, स्ट्रक्चर चाहिए। ऐसे कैसे, ऐसी शादी थोड़ी ना होगी एक दिन में। और तीसरी बात, जो भी आप बड़ा काम कर रहे हो तो उसका सफल तभी होगा जब उसकी एसओपीज है, सिस्टम से उसके साथ में लगी हो। उसके साथ साथ में ये तीनों तो अच्छे होना ही चाहिए, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम। जैसे रतन टाटा का वैल्यू सिस्टम है, आपके वैल्यूज सही होना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा आप जीते। अरे अपन पढ़े थे ना रतन टाटा का वैल्यूज, कि हम लोग हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एथिकल रहेंगे, उस तरह से वैल्यूज भी अच्छे होना चाहिए। अगर वैल्यू अच्छे, यानी कि सफल बनने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, सफल बनने के लिए आपके सिस्टम अच्छे चाहिए, सफल बनने के लिए वैल्यूज अच्छे चाहिए, सफल बनने के लिए लीडरशिप का स्टाइल अच्छा चाहिए, लीडर का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। कोई भी कंपनी का जो सक्सेस है वो लीडर के बगैर थोड़ी ना हो सकता। कभी कभी स्ट्रक्चर सही है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रैटेजी भी सही है, पर लीडर राहुल गांधी है। स्ट्रैटेजी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, लीडर पे भी तो निर्भर करता है ना, लीडर कौन है। बिकॉज अक्सर इन्फोसिस को लोग नहीं जानते, नारायण मूर्ति को जानते, टाटा को नहीं जानते, रतन टाटा को जानते। तो लीडरशिप का स्टाइल, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द, क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल, मोटिवेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो आपको समझा, लीडरशिप की स्टाइल अच्छी होना चाहिए, लीडर बहुत जागरूक चाहिए, लीडर इलॉन मस्क जैसे, लीडर मुकेश अंबानी जैसा चाहिए, मतलब जो खुद भी काम करे, एथिकल रहे, सोचे अच्छा, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो उसके दिमाग से निकलती है। स्ट्रैटेजी से ऑर्गेनाइजेशन चलती है, पर स्ट्रैटेजी किसका बेबी होता है, लीडर का बेबी होता है। स्टाफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ है, इसके ऊपर तो काम नहीं चलेगा, अच्छे लोग चाहिए साथ में। स्ट्रक्चर हायरार्की बराबर लगा दी, पर हायरार्की के अंदर सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, डिपार्टमेंट, डिवीजन सब सही है, हायरार्की सब सही है, स्ट्रक्चर सही है, पर उस ढांचे के अंदर लोग खराब गए, भ्रष्टाचारी गए, जो अनएथिकल वो चले गए, जो काम चुकार लोग चले गए, जो एफिशिएंट नहीं वो चले गए। स्टाफ टैलेंटेड चाहिए। जैसे एप्पल के इसमें कितने टैलेंटेड लोग हैं, एप्पल के क्या फोन बनाते हैं, कोई सोचता नहीं वैसे फोन बन जाते, इसका मतलब टैलेंटेड लोगों का पूल होना चाहिए। चैट जीपीटी टैलेंटेड लोगों का पूल है। और लास्ट में स्किल, द कोर कॉम्पिटेंसी और द की स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय प्ले अ वाइटल रोल इन द डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यार ये तो अलग चीज है, कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में जो लोगों को डिफिकल्ट टू कॉपी हो जाए। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है वहां पे कोई यूनिकनेस है कि नहीं। अगर वो भी प्रोडक्ट वही बना रहे जो दूसरे बना रहे तो इसको सफलता क्यों मिलेगी? तो क्या होना चाहिए? यूनिकनेस, यूनिक स्किल्स, स्किल सेट ही यूनिक होना चाहिए। तो 7 बातें कौन सी? स्ट्रैटेजी अच्छी लगाओ, स्ट्रैटेजी अच्छी होना चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ। जैसे एग्जांपल, अब मोदी जी की स्ट्रैटेजी बीजेपी को चुनाने के लिए कितनी सारी स्ट्रैटेजी लगा रहे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगा रहे। केजरीवाल को जेल में भेज दिए, स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अभी हर जगह पे होर्डिंग में, हर जगह पे रेडियो पे क्या चल रहा है? मोदी मोदी, राम मंदिर, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज है, पर स्ट्रैटेजीज के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, लीडर भी अच्छा होना चाहिए। तो लीडर भी अच्छा होता है। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है,
जब तक स्ट्रक्चर ना हो, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी जब तक लोगों को पता ही नहीं एसओपीस, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सक्सेसफुल नहीं होगा। इलॉन मस्क देख लो, ईवी को लॉन्च किया, स्ट्रैटेजी सही थी, स्ट्रक्चर भी लगाया, एसओपीस भी है। टेस्ला के सक्सेस में ना कि सिर्फ इलॉन मस्क बल्कि स्टाफ भी तो होशियार लोग हैं, अच्छा स्टाफ होना चाहिए, उनके अंदर कोर कंपिटेंसी होना चाहिए, सब चीजों का मायने है। मतलब आप बोले इसी स्ट्रैटेजी लगा दूंगा तो चल जाएगा, नहीं, सिर्फ अच्छा लीडर होगा तो नहीं। मोदी की जितनी जरूरत है तो उतने कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, मोदी की टीम के जो कैबिनेट है उनकी भी जरूरत है। तो सिर्फ लीडर अच्छा नहीं होना चाहिए, लीडर का स्टाफ अच्छा होना चाहिए, स्टाफ की भी कोर कंपिटेंसीज चाहिए। तो कोई भी सफल ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखते हैं आज, तो उनमें 7 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन 7 पॉइंट के बगैर, चाहे आप एप्पल की बात कर लो, इलॉन मस्क की कोई कंपनी की बात कर लो, चाहे आप मोदी गवर्नमेंट की बात कर लो, कोई भी सक्सेसफुल आपको कोई चीज दिख रही है, पार्ले जी देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट, रिलायंस देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, हर जगह पे अगर वो सक्सेसफुल हुई है तो मैकिन्जी बोलता है दैट कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस यू आर हैविंग 7 पॉइंट्स। अगर आप आज अनसक्सेसफुल हो तो इसका मतलब 7 में से आपके कुछ तो गंदगी है। बोलो क्या बोला मैंने? To make any organization successful, you should have at least 7S. And if you don't have this 7S, you can't be. तो 3 हार्ड कौन से? सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी। 4 सॉफ्ट कौन से? एक ऐसे कहते हैं कि आपका शेयर्ड वैल्यूज अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, और स्टाफ के अंदर कोर कंपिटेंसी होना चाहिए, यानी कि उनकी स्किल अच्छी होना चाहिए। स्किल ऐसी होना चाहिए जो कोर कंपिटेंसी, जैसे कि एप्पल के लोगों की कोर कंपिटेंसी, समझ गए? तो इस 7 ऐसे मैकिन्जी के, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये नहीं कि इनका रहना, इनका मतलब ऑप्शन ही नहीं है। एक बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनके बगैर चल सकती है, इनमें से कोई एक आधा पॉइंट चले गया तो चल सकता। जैसे एक लीडर मर गया, मुकेश अंबानी कल के नहीं रहे, तो ऐसा नहीं कि रिलायंस मर जाएगी, क्योंकि रिलायंस की स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर, सिस्टम बड़ा सही है। तो इसलिए लीडरशिप का स्टाइल जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा। तो अब जैसे कि स्टीव जॉब चला गया, एप्पल तो जिंदा है ना, पर एप्पल ने अपने स्ट्रैटेजी ही खराब मोबाइल फोन की बना दी, तो कैसे चलेगा? मतलब इनका होना कैसा है कि बहुत, ये मतलब हार्ड है, या तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, वैसे उसको बोलते हैं। ओके, तो 3 हार्ड है और 4 सॉफ्ट। 3 हार्ड कौन से? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। फिर बाद में लीडरशिप का स्टाइल, शेयर्ड विजन, स्किल और स्टाफ। ठीक है ना? एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फ्रॉम द सिलेबस ऑल्सो, कौन सा है हमारा भी? और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था ना एक, वो किया है कि हमारा बाकी है? बाकी है ना? ठीक है। पेज नंबर 51 पे मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। धंधा नहीं बदलने का, धंधे करने के तरीके बदलने के। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी अपना चेंज नहीं करवाया, दे बिकेम आउटडेटेड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग। पूरी तरह से बैंकिंग व्यवस्थाओं का नक्शा चेंज हो चुका है। पहले भी विड्रॉ डिपॉजिट बैंक से करते थे, आज भी करते हैं। पहले बैंक जाके करना पड़ता था, आज मोबाइल से, जीपे से भी कर लेते हैं। धंधा नहीं बदला, बैंकों ने अपने अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गए। पहले भी मूवीज चलती थी बॉलीवुड की थिएटर जाके, आज अपने मोबाइल पे दिखती ओटीटी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। पहले मूवीज में एक्टिंग करने के लिए सारी चीजों का सेटअप होता था, आज एआई से काम चलने लगा। बड़े बड़े मूवी के शूट भी एआई कर लेते हैं, कम खर्चे में एआई में अच्छी मूवीज बनने लगी। क्या हुआ है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले रास्तों के टोल जो थे वो खड़े रह के चुकाना पड़ते थे, आज गडकरी के जमाने में आप देख रहे फास्टैग जैसी चीजें आ गई। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, क्या है ये? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
और अगर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और मैंने उसको अपनाया नहीं, आई एम गोइंग टू बिकम आउटडेटेड बिकॉज आई एम नॉट अडॉप्टिंग दोस चेंजेस। बोलते सफलता का राज है डिजिटल ट्रांसफॉर्म। आज अस्पताल में देखो, इतनी सारी टेक्नोलॉजी भरी है अस्पताल में, उनके पैसे खत्म हो रहे टेक्नोलॉजी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी। आजकल नी ऑपरेशन भी रोबोट कर लेता है, बड़े बड़े ऑपरेशन रोबोट कर ले रहे अस्पताल में रोबोट से। आजकल क्या हुआ, डिजिटल क्रांति आ चुकी है। एंड इफ यू डोंट अडॉप्ट, आप बोलेगे मैं नहीं करना चाहता, तो तुम मत करो, लोग कर रहे हैं। पीपल आर फाइंडिंग एफिशिएंट वेज ऑफ डूइंग सेम थिंग, दे आर फाइंडिंग मोर एक्यूरेट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। क्यों डॉक्टर्स नी को ऑपरेशन नहीं करते, कर सकते, पर रोबोट बहुत एक्यूरेट करता है, तो रोबोट को करने दो ना, फिर क्यों करें हम लोग उस तरह से। इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू, हाँ चेंज तो करना है, पर किसके थ्रू? ऊपर हमने क्या बोला, इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ यू विल बिकम आउटडेटेड। देखिए नोकिया, कोडैक, HMT वॉचेस, एम्बेसडर, इन्होंने चेंज नहीं किया, दे बिकेम। पर आप क्या बोल रहे हैं, अभी तो हमें धंधा वही करना है, पर धंधे करने के तरीके बदलना है बाय यूजिंग डिजिटल कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यू गेटिंग दिस? क्या लिखा है यहां पे? हाउ डज चेंज मैनेजमेंट अपीयर व्हेन अप्लाइड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द रोल ऑफ चेंज, ये सब कुछ लिखा है। पर ये सारी चीजों के बारे में कुछ लिखा है। आप पहले तो एग्जांपल लिख दो यहां पे, बैंक्स, बैंक, देन बॉलीवुड, देन ये ऑनलाइन क्लासेस, देन अपनी फास्टैग वाली बात करेंगे, क्या बोलते हैं हाईवेज पे फास्टैग आता है, अस्पताल की बात की, पूरी तरह से डिजिटल। अभी मैंने तो 5 एग्जांपल, तुम 50। अभी जोमेटो क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले थोड़ी ना होता था ऐसे, अभी ओला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अगर आप नहीं करो तो आप आउटडेटेड बन जाओगे। वो क्या बोल रहा है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ पुराने तरीके से काम करी और आपने अगर ये डिजिटल चीज नहीं लाई ना, तो आप क्या बन जाओगे, ऑब्सोलीट बनोगे। इसलिए बोलते हैं सबसे पहले शुरुआत बिगिन एट द टॉप होती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है ना, उसके दिमाग में आना चाहिए कि अपने को डिजिटल के हिसाब से बदलना है। अगर वो नहीं बदलेगा ना, तो सबसे पहले शुरुआत क्या होना चाहिए, टॉप मतलब क्या होना चाहिए उसके दिमाग में। अगर रिलायंस में अगर लाना है तो मुकेश अंबानी ने हाँ बोलना चाहिए, क्या कि चलो डिजिटल करते हैं। ICICI बैंक में और HDFC में अगर आप ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये जीपे, UPI सब कुछ लाना चाहते हो, तो कैसे हो गए लीडर ना। बाकी लोग SPC में अगर मैं ही हाँ नहीं बोल रहा हूं ऑनलाइन क्लासेस करने, बाकी लोग क्या बोलेंगे। तो इट शुड हैपन एट द टॉप, बिगिन एट द टॉप, एंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। ये भी बहुत सही है। क्या लिखा है, द फैक्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स आर अनअवेयर ऑफ हाउ to properly handle digital transformation and the effect it will have on their firm is one of the main causes of this. If the corporation does not have sound strategy in place, the introducing too much too fast can frequently become what? समझा क्या लिखा है? कभी कभी होता है, देखो आपने कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखा होगा डाउन होते हुए, आप क्या बोलते हो 6 महीने के अंदर नया GST का वेबसाइट आ जाएगा। अरे वो बोलो जो प्रैक्टिकल है, कभी कभी टू मच करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर टॉप लेवल पे शुरुआत होती है, और धीरे धीरे खाओ, एक साथ मत खाओ, हल्लू हल्लू खाओ, बिकॉज लोगों को एक तो अडॉप्ट नहीं होता बहुत सारी चीजें। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस वर्कलोड। क्या लिखा है, ये 5 पॉइंट लिखे हैं। ये सारी जो देखो क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक चेंज लिखा है, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज। चेंज लाओ, सुनो, पुराने तरीकों से नए तरीकों को लाओ, प्रॉब्लम नहीं है, धंधा नहीं बदलेंगे, तरीके बदलेंगे। एडॉप्टेड एक्सेप्टेड, क्या बदलेंगे, तरीके बदलेंगे। पर वो क्या बोल रहा है, इफ आपने क्या किया, इफ यू चेंजिंग योर वे ऑफ डूइंग थिंग, जैसे SPC में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स को लेकर आया, या पेन ड्राइव गूगल ड्राइव चल रही है, बच्चा आप घर पे पढ़ रहा है, ये सब लाओ। शुरुआत मुझसे होना चाहिए। दूसरी बात, पहले लाइव स्ट्रीमिंग को लाओ, फिर गूगल ड्राइव लाओ, फिर पेन ड्राइव, हल्लो हल्लो जाओ, फेज वाइज, पॉइंट नंबर 2। तीसरी बात, चौथी बात पढ़ता है एक साथ, एनकरेज कम्युनिकेशन, और 5वां पढ़ता है रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। अभी एनकरेज कम्युनिकेशन क्या है, देखो जब नई चीज आएगी ना, बैंक में एक बार टेक्नोलॉजी आई थी नई, क्या आया था, ATM आया था। पता है क्या हुआ, लोग धरने पे बैठ गए थे, आंटियों ने आंदोलन किए थे। जो बैंक की आंटियां होती ना, दे फेल्ट दे आर गोइंग टू बिकम जॉबलेस, क्योंकि सारे पैसे अब कहां से विड्रॉ हो जाएंगे।
तो उनको लगा अपना तो जॉब ही चला जाएगा, अपन तो कहीं नहीं रहेंगे, कुछ कमाई नहीं रहेगी। आपको ऐसे लाना नहीं पड़ता। इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज, इट शुड बी प्लान्ड, पीपल शुड बी इन्फॉर्म्ड, पीपल शुड बी कम्युनिकेटेड कि आपकी जॉब नहीं जाएंगी, ये सिर्फ आपके लिए सपोर्ट है। अब जैसे एआई लेकर आए, अरे यार अब क्या होगा, जॉब चला जाएगा, सब लोग मोर्चे कर, ऐसा नहीं। इट शुड नॉट बिकम हंगामा, इट शुड बी सटल, पीपल शुड बी कम्युनिकेटेड। भाई ऐसा नहीं जस्ट हेल्पिंग टूल है। कंप्यूटर भी एक जमाने में आता, लोग लगता कंप्यूटर आएगा अब जॉब चले जाए, ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर भी है, लोग भी है। आपको लोगों को ठीक से वही तो लिखा, कम्युनिकेशन ठीक करो, एनकरेज कम्युनिकेशन, क्रिएट चैनल सो दैट द वर्कर्स में कॉन्टैक्ट यू विद द क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स, एनकरेज डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन टू प्रोपोगेट आइडियाज इनोवेशन। लोगों से बात करो, उनसे भी पूछो कि और क्या अच्छा आ सकता है, उनको डराओ मत आप। लास्ट में recognize that the change is the norm not the exception, change readiness may be defined as the ability to क्या लिखा है, continuously initiate and respond to change in a ways that create advantage, minimize risk and sustain performance. In order to keep up with the customers, businesses must also adopt what their क्या बोल क्या रहा है, change readiness may be defined as the ability to continuously initiate and respond to change in a ways that they create advantage, minimize risk, sustain performance. In order to keep up with the customers, business must also adopt their वो क्या बोल रहा है कि चेंज एक दिन नहीं होगा, इट इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये एक्सेप्शन नहीं है, इट इज द डेली वर्क। जैसे ऑर्गेनाइजेशन रोज अपन मार्केटिंग करते, रोज सेल करते, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि नया कुछ ना कुछ दुनिया में। अभी एआई कभी तक था नहीं, अब देखो एक साल से कितना लोग एआई बस क्रिएट हो गए चैट जीपीटी के बाद में। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी रोज बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे आप नए नए एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपनी रिस्क कम कर सकते हो और कैसे अपना परफॉर्मेंस सस्टेन कर सकते हो। यहां पे लिखा है ना, एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली इनिशिएट, यानी कि ये चीज एक दिन की नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर काम है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते जो हमने अब तक नहीं पढ़ा, reduce disruption. It is possible to reduce workplace disruption by getting the word out early and preparing for the some interruption, giving staff members the knowledge and tools they need to adjust to change, creating an environment that encourages transformation or change, empowering. अब वो क्या बोल रहा है पता है क्या, सुनो जरा मेरी बात। तीसरे और चौथे पॉइंट में लगभग सेम ही। तीसरे पॉइंट में क्या हो रहा है कि लोगों के साथ में तुम बात करो, लोगों को डराओ मत, बार बार क्या करो, डिस्टर्ब मत करो। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन है ना कि टेक्नोलॉजी आके ऑर्गेनाइजेशन में किसको ना पुरानी रही ना नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को बताओ, लोग बैंक में भी पैसे विड्रॉ करने के लिए आएंगे, एटीएम पे रहेंगे। धीरे 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 लोगों को वो दिमाग में डालो। क्या लिखा है देखो, गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली, यानी कि लोगों को पहले से सूचित करो ऐसा आने वाला है। गिविंग स्टाफ मेंबर्स द नॉलेज एंड टूल्स दे नीड टू, यानी उनको बताओ कि अब तुम्हारा क्या काम, क्या रोल चेंज होगा। अगर मान लीजिए एसपीसी की फैकल्टीज को मैं क्या है, भाई देखो अब तुम्हारे सामने कैमरा लगने वाला है, घबराओ मत, तुम बोर्ड पे नहीं पढ़ सकते, तुम्हें लैपटॉप पे पढ़ाना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीजों का उनको पहले से, एकदम से कल बैच चलो, अगर आज ही बोल दे तो वो घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या कैमरा लगा दिया हमारे सामने। ऐसा पहली बार हुआ था ना, कैमरा लगा दिया सामने, फैकल्टी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना कैमरा के सामने। तो करो सारी चीजें, चेंज को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पीपल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अर्ली स्टेज पे बोलो। empowering change agents to provide context, clarify for changes such as project managers or team leaders, ensuring that the IT department is informed of the changes। मतलब क्या करो भाई, आप मुझे बताओ 3 और 4 में क्या फर्क है। बोलते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी नो सरप्राइज, इट शुड बी प्लान्ड, धीरे धीरे करके सबको बता के लाओ। और उसमें भी क्या करो चौथे पॉइंट में कि लोगों को अगर डर लग रहा है तो उनको प्रेशर मत करो, दे शुड बी एनकरेज। बोलो भाई अगर ये ला रहे, हम सोच रहे आपका क्या बोलना है, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम बोलो, तुम्हारे कोई डाउट होंगे तो। पीपल शुड बी एनकरेज टू टॉक। अगर उनको लग रहा है कुछ समस्या तो उनको अपना ओपिनियन रखने का मौका दो, उनको डराओ मत कि तुमको फॉलो करना ही पड़े। भाई तुम बोलो ना क्या डर लग रहा है, नहीं मत बोलो, सिर्फ बोलो तो सही क्या दिक्कत है। कुछ तुम्हारे भी अपने ओपिनियन होंगे, तुम्हें भी लगता हो ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तुम बोलो। यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत होना चाहिए। तीसरे में क्या लिख रहा है कि लोगों को सरप्राइज मत दो, हल्लो हल्लो लाओ। चौथे में क्या बोल रहा है, लोगों के ऊपर बर्डन मत करो, उनको भी बोलने का मौका, उनको भी इन्वॉल्व करो इसमें, कम्युनिकेशन पूरा अच्छा रखो। बताओ हमने क्या पढ़ा वैसे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना तो करो, पर लोग बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते पर हो नहीं पाता।
तो अगर उसको सक्सेसफुली करना है तो इन 5 बातों को फॉलो करो। कौन सा? टॉप से शुरुआत करो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। तीसरे में लिखा डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सरप्राइज मत दो, पहले से एडवांस दो, सबको बताओ। और 5वें पॉइंट में क्या लिखा है? इट शुड बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये एक दिन का नहीं है, बार बार आपको करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? यहां पे लिखा था ना, यहां पे क्या लिखा था कि एंश्योर दैट द चेंज इज द बोथ नेसेसरी, यानी कि धीरे धीरे लाओ, एक साथ में लाओगे तो सब वो खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा था ना, देखो थोड़े ओले ओले लाओ। Properly handle digital and the effects it will be there from one of the main causes. If the corporation does not have a sound strategy in place, introducing too much too fast, नहीं कि too much too fast मत करो, लाओ भाई सब लाओ, पर लोगों को धीरे धीरे खाने दो। एक तो भले टेक्नोलॉजी ला रहे हो, उनको डर लग रहा है, तुम इतनी सारी ला रहे हो तो और डर जाएंगे। तो इट शुड बी फेज्ड वाइज। तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कौन से 5 चीजों को ध्यान में रखें। लिखा देखो, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चेंज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप मुझे बताओ, इसके पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में जो हो रही है आपने लाना चाहिए, नहीं तो आप क्या बन जाओगे? आउटडेटेड बन जाओगे। पर इसका मतलब नहीं कि आपने लोगों को देख के आज ही पूरा ठोक दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको एचडीएफसी बैंक ने लाया, इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक भी अपना पूरा एक साथ लाएगा, ऐसा नहीं होगा। लाओ, पर इन 5 चीजों को फॉलो करो। इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी क्या होता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, देखो किसी भी इंसान को बदलाव पसंद नहीं आता। अब ध्यान से सुनो, फायदा किसका होने वाला है? कंपनी का। मरमर कौन करेगा? कष्ट किसको उठाना है? एम्प्लॉय को, बिकॉज वो तो पहले से आराम से काम कर रहा था मैन्युअली। अब तुमने भूत घुसेड़ा उसके दिमाग में, नहीं अब को तो यही करना है, वो बोलेगा मेरा क्या फायदा है? ही इज गोइंग टू अपोज, देयर विल बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। इसलिए बोलता है इन चेंज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन चीजों को फॉलो करो। स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। Always communicate. Be ready for resistance. Implement changes gradually. Offer assistance and training. आपको पता नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही लगभग क्वेश्चन है। ऊपर वाले ने क्या पूछा था? अगर आप ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो तो किन 5, देखो यहां लिखा है 5 प्रैक्टिसेस को लाना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड द वर्क ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजिंग, यानी बहुत चैलेंजेस आएंगे। भाई मैं बोल रहा हूं ना, बैंक वाले 6 महीने तक, बजाज कंपनी में ईआरपी लाया, अकाउंट डिपार्टमेंट 6 महीने के लिए धरने पे बैठ गया। 6 महीने। वो क्या बोल रहा है, हम टैली पे काम कर रहे हैं ना, हम टैली पे करेंगे, ईआरपी नहीं लाएंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? बजाज की अकाउंटिंग टीम 6 महीने के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक पे, केस कोर्ट में। और क्या बोल रहे हैं? ये लोग जानबूझ के ईआरपी को ला रहे हैं, हमको बेरोजगार बना रहे हैं, हम जॉबलेस बन जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था पता है? कल से बोल दिया कि कल से अब ईआरपी चालू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप लाओ ईआरपी, सब लाओ, टेक देम इनटू द कॉन्फिडेंस। इसलिए बोल रहा है ऑलवेज कम्युनिकेट। अरे बच्चों को ये तो बोले थे, कोई सीए में डाल रहे तो उसका माइंड प्रिपेयर करना पड़ता 10 स्टैंडर्ड से। 12th हो गया, बोले जा सीए की क्लास करने। अरे उसको वो दिमाग में नहीं, उसको पता नहीं, तुम कल से ऐसे थोड़ा ना इंपोज मत करो, करो कम्युनिकेट करो। उसके में बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस। मतलब क्या? लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लोग बहुत सारे अपोज करेंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर, यानी कंपनी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द अपोजिशन। क्यों बताओ बोला? वो टैली चल रहा था, आपने लाया ईआरपी का नया, वो बोलेगा यार मेरे दादाजी ने टैली यूज किया, मैंने टैली यूज किया, मेरे पापा ने टैली यूज किया, अब क्या तुम नया ईआरपी क्यों? टैली तो मैं नींद में भी चला सकता हूं, ईआरपी क्यों यूज करूं मैं? आई डोंट वांट टू यूज ईआरपी सिस्टम, ये बड़ा ही प्रॉब्लम वाला सिस्टम है। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल टू अपोज इट। तो क्या करना पड़ेगा? यू शुड बी मेंटली रेडी, कंपनी शुड बी मेंटली रेडी। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली, वही बोल रहा है इंप्लीमेंट करो, पर कैसे करो? ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, एक साथ मत करो यार। वो जो झेपरा नहीं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, तुम बोल रहे यही कल से आएगा। अरे भाई वो करेगा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। आप बोल रहे एटीएम भी इसी साल आएगा, ऑनलाइन बैंकिंग भी इसी साल आएगा, यूपीआई भी इसी साल आ जाएगा। अरे भाई नेट बैंकिंग, अरे भाई कम ऑन, लाओ, ये समझने के पहले तुम नया लेके आ रहे हो। ऑफर असिस्टेंस, यानी कि लोगों को बोला डरो मत। अब देखो मान लो आपने क्या लाया, फैक्ट्री में वो लाया, ऑटोमेशन लाया, या चैट जीपीटी यूज करो कल से ऑफिस में, या ईआरपी यूज करो कल से। लोग क्या बोलेंगे? साहब मैं यूज करूंगा पर मुझे आता नहीं। आप बोलो साहब डरो मत, कल से ट्रेनिंग हम देंगे ना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों को डर तो मुझे नहीं आया तो, अरे भाई उनको बोलो ट्रेनिंग देंगे, लिखा है असिस्टेंस दो, ट्रेनिंग दो, वरना लोग वैसे ही बौखलाए हैं।
कल से क्या बोलेंगे, ये नई चीज लाई हमको समझ में नहीं आ रही, तो आपको लोगों को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी। और सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स। और सबसे पहले बताओ लोगों को ये क्यों लाया जा रहा है, उनको बोलो ये तुम्हारे लिए लाया जा रहा है। जो तुम रात को 10-10 बजे तक काम करते हो ना टैली पे, ये ईआरपी के बाद में 6 बजे खत्म हो जाएगा। आपको ये बोलो कि आप जो रेस एक दिन में जो 10,000 बैग निकालते हैं ना, इसके वजह से 50,000 बैग निकालो। और जो कंटेंट क्रिएटर जो बोलना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, जो काम 10 घंटे में हो रहा है ना, वो 1-1, 2-2 घंटे में चैट जीपीटी पे हो रहा है। तो उनको बोलना ये चीजें इसलिए ला रहे हैं, आपका ही काम से हो रहा है, इसलिए नहीं कि आपको निकाल लिया जा रहा है। उनको आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बता, नहीं तो लोग आपको हेट करने लगेंगे, कोई काम पे सब धरने पे चल जाएंगे, लोग बोलेंगे स्ट्राइक पे जाएंगे आवाज। उनको कम्युनिकेट करो, उनको एम समझाओ इस तरह से। बताओ क्या क्या हुआ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो कौन सी 5 बातें? ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपको जो मुसीबतें आने वाली, अगर वो हटाना चाहते हो, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन लोगों को पहले एम बताओ। जो भी करोगे हल्लो हल्लो करो, ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करो, कम्युनिकेट करो, हमेशा कम्युनिकेट करो। उनको बोलो कि नया है, मुश्किल है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, असिस्टेंस देंगे। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि यू शुड बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। लोग उसको खुशी खुशी अपनाएंगे नहीं, बिकॉज उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? कंपनी का। और आप जुल्म किस पे कर रहे हैं? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय इज गोइंग टू रेजिस्ट, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। आप जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना भैया, आप ऑनलाइन क्लास का एग्जाम्पल ले लो, बैंक का एग्जाम्पल ले लो, ऑटोमेशन का ले लो, ओटीटी का ले लो, ये जो जो क्रांति आई है ना दुनिया में डिजिटल, ये सब, इन सबको लगाना अच्छी बात है, जरूरी बहुत है, पर लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। राइट? आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इजी इट इज, राइट? तो अपना शायद से ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी एक कहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट बचा था जिसका नाम था KSF, कि मैं अभी पता नहीं कौन से चैप्टर में, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत इजी है वो। की सक्सेस फैक्टर चैप्टर 2 या 1 में आ गई, तो बता रहा हूं इसे ओरली। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। की सक्सेस, आजकल के बाइक इंडस्ट्री को अगर देखते हो आप, मतलब कोई अगर आप अपनी बाइक चालू करोगे कंपनी, तो उस बाइक में क्या होना चाहिए? क्या होगा तो बाइक बिकेगी, या क्या होगा तो कार बिकेगी? जैसे अगर आज की तारीख में किसी भी बाइक वाले को, कंपनी वाले को अगर अपनी बाइक को चलाना है, बहुत फेमस करना है, तो क्या क्या चीजें होना चाहिए? एक, माइलेज अच्छा होना जरूरी है, लुक्स अच्छे होना जरूरी है, वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें आ गई ना, तो वो की सक्सेस फैक्टर है। सोचो अगर कोई बाइक बनी जो माइलेज भी अच्छा नहीं दे रही है, बहुत कॉस्टली है, सेफ भी नहीं है, डिजाइन बहुत वाहियात है, तो चलेगी नहीं। इसका मतलब की सक्सेस फैक्टर हो गया, यानी कि वो चीजें जो अनिवार्य, जिसके बगैर प्रोडक्ट कामयाब नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। अगर मैं देखता हूं आजकल की तारीख में बॉलीवुड में कोई मूवी है तो कब चलती है? उसमें एक आइटम सॉन्ग चाहिए, उसमें बहुत सारी फाइटिंग चाहिए, अच्छे सीन चाहिए और अच्छा स्टोरी चाहिए। अगर ये है तो चलती है मूवी, नहीं तो नहीं चलती है। यानी कि हर एक जगह का, हर एक इंडस्ट्री का एक कुछ चीजें है उसमें, वो अगर वो नहीं रहे तो मतलब वो तो होता है, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं तो आप तो यू विल नॉट बी इवन स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। मतलब उनका होना बहुत अनिवार्य, जरूरी, ये नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, उस तरह से। समझा कॉन्सेप्ट क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनिवार्य। उसको बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं की सक्सेस फैक्टर का। अगर मैं कोई इंडस्ट्री बताऊं आपको, तो आप मुझे बताओ ये इंडस्ट्री में कामयाब कैसे हो पाएंगे आप? उसमें इन चीजों का तो होना बेहद जरूरी है। चलो मान लो कि आप कोई फूड चेन ऐप की बात कर रहे हो, आप ऑनलाइन फूड सर्विसेज दे रहे हो, मुझे बताओ क्या उसमें जरूरी है? क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, तो आपको ऑनलाइन धंधा चलेगा। फूड ऑनलाइन, आपका फूड का सप्लाई है, खाने का, जोमेटो जैसा, तो क्या फास्ट होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के साथ होना चाहिए, और आपका कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। ये तो अब मान लो इसमें अगर आपको टाइम पे नहीं पहुंचा रहे हैं, खराब दे रहे हैं, हाइजीन नहीं है,
लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो यार। तो अगर आपको जोमेटो अगर सर्वाइव करना तो ये दो चार चीजें, जोमेटो हो या स्विगी हो, इनमें तो ये तो है। अगर टाइम पे नहीं दे तो फिर किस बात का, क्या जोमेटो और क्या स्विगी, उसको बोलते की सक्सेस। सो दोस्तों आज हमने हमारा जो एसएम का सिलेबस है उसको खत्म किया है। आई थिंक ये पूरा के पूरा सिलेबस जिसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आज खत्म किए हैं। डन गाइस, द सिलेबस ऑफ एफएम एसएम फास्ट ट्रैक इज ओवर टुडे। आई विश यू ऑल गुड लक। मेरा नंबर है 8669661234। जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। जो हमने एसएम में पढ़ा है, ट्रस्ट में ये कम से कम समय में हमने जो पढ़ा है ना, ये जस्ट ऑसम है। बिलीव करो, ये जो नोट्स आपके पास है वो बेस्ट नोट्स है। इसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन, ये सब पढ़ना है। और आपके लिए होमवर्क वाली जो चीजें हैं आपको जो खुद से करना है, पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं 10 तारीख के दिन, आज की 2 तारीख है, 10 तारीख से मैं 3 पेपर अपलोड करूंगा, 2 एफएम के 2 एसएम के 50-50 मार्क के, और एक 100 मार्क का एफएम एसएम अपलोड करूंगा, वो आपको देना है। एसएम में तो आपको मुझे लगता नहीं कि अब कुछ और पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ा है वो इनफ है। अब बस आप आईसीए के पास्ट एग्जामिनेशन पेपर कर लेना, आरटीपी देख लेना, ये सब चीजें जो आईसीए के मॉड्यूल में पीछे एमसीक्यूज वगैरह जो जो है वो एक बार देखना। पर प्रैक्टिस कैसे करना है, एक चैप्टर पढ़ लिया उसका सब करो, एंड आई एम वेरी श्योर आपको सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज हमने जो किया वो बहुत किया हुआ है। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं कि आपको आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे जो वहाँ पे एमसीक्यू का उन्होंने जो डेटा दिया हुआ है, या मैंने भी आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक से आप सब कुछ कर लेना बराबर से। आई थिंक क्वेश्चन बैंक तो मैंने दिया ना आपको, एक छोटी सी बुक है जो क्वेश्चन बैंक की दी मैंने आपको, दी ना, उससे आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपने कंसेप्चुअली सब पढ़ लिया, नाउ यू आर डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बट मेरा आपको इतना ही कहना है कि पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, आरटीपीस और जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मॉड्यूल के लास्ट क्लास में दिए होते हैं, फास्ट ट्रैक के बैच को तुमने क्वेश्चन बैंक दिया है क्या? दिया ना, हाँ ठीक। तो क्वेश्चन बैंक दिया, वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है, तो इससे आपको समझ आएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन। हमने सिलेबस को पूरा जो समाप्त किया है, एमसीक्यू जो है वो आएंगे 15 मार्क के लिए एफएम में एसएम में, जो हमने सिलेबस किया है उसी में से पूछेंगे। पर फिर भी क्या वैरायटी के पूछते हैं, इसलिए मैंने बोला एक वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, आपको एक एटलीस्ट उनका एक फ्लेवर समझ में आएगा कि कैसे आएगा। जब आप एसएम लिख रहे हो आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है, आप बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी हर जगह पे डायग्राम्स दिए हो, जैसे मान लो कोई एक्सपीरियंस कर दिया तो एक्सपीरियंस कर डायग्राम ड्रॉ कर दो, शॉर्ट दिया तो शॉर्ट के आपके मैट्रिक्स ड्रॉ कर दो, तो डायग्राम ड्रॉ करो। कोई भी क्वेश्चन में हमने आज तक ऐसा नहीं किया क्लास में इसके एग्जाम्पल नहीं लिए, जैसे आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ले तो आप मेरे को मैंने बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया। तो हर जगह पे जब भी हम लोग पढ़ रहे उस समय पे हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे आज मैंने कल्चर बोला तो रिलायंस और टाटा का कल्चर एक जैसा नहीं होता, एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल को लिखेगा, और क्वालिटी के साथ साथ में क्वांटिटी मैटर करती है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, थोड़ा सा क्वांटिटी भी लेंदी होना चाहिए, बुलेट वाइज फॉर्मेट में लिखना है, स्क्रैचिंग बहुत मत करना है। सबसे पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करना, वहां पे ज्यादा मार्क्स पहले सिक्योर होते हैं, पहले 15-20 मिनट में आपका 30 मार्क का पेपर हो जाएगा। और मेंटली बहुत अपने आप को कूल रखना, जब आप एमसीक्यू करते हो तब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कोशिश करिए 2.25 घंटे में पेपर आपका समाप्त हो जाए, आखिरी की 15 मिनट आपको मिले अपने आप को रिव्यू और सब कुछ करने के लिए। लेफ्ट साइड से 2 मार्जिन, राइट साइड से 1 मार्जिन लिखे, 2 अलग अलग हेडिंग के बीच में लाइन जरूर छोड़े, जैसे आपने एक हेडिंग लिखा उसके 2-3 लाइन लिखी, अब अगला जो बुलेट है वो डायरेक्टली चालू मत करिए, एक लाइन का स्पेस छोड़े ना, कि पेपर खुला खुला लगना चाहिए। एफएम में हमने जो तैयारी करी है पूरा के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एफएम की तैयारी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी बाय सॉल्विंग द ये जो आपको दिया है रफ्तार,
उससे आपका आराम से हो जाएगा। बस कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर कि एसएम के लिए जो फास्ट ट्रैक के लिए आपने जो बुक दी है, क्या इससे ये मोर देन इनफ बुक है जो आपके साथ में है रॉक्स की? इसकी जितने रिवीजन ज़्यादा होंगी उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ये बुक छोटी सी पतली सी बुक है, पर ये बहुत बड़े काम की बुक है। आप इसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि इतनी छोटी सी बुक है तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। और आपको इसके बाद भी अगर और लगे तो आप ज़रूर एफएम के फास्ट ट्रैक के यूट्यूब के लेक्चर 1-2 बार देखें, तो आपको कैसा ना पूरा चैप्टर हमेशा बहुत कम से कम समय में हो जाएगा। अगर 1.5x पे लगा तो आप बहुत ही आसानी से, तो हमारे लिए ये बैच जो है इसका एक फ़ायदा हुआ है कि हम कम से कम समय में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। एसएम के जो फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स है वो सिर्फ आपके पास ही, वो किसी का एक्सेस नहीं है, वो कहीं यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको ही दिए। बट एसएम के जो फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स जो है वो हमने जिस तरीके से ख़त्म किए बेस्ट है, इससे कोई तकलीफ वाला काम नहीं। इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल। इसके बेसिस पे आराम से एग्जामिनेशन पास होना आसान है। इतना ही करना है। इस रॉक्स को आप कम से कम 2-4 बार पढ़ रहे हो ना, कि हमेशा पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन देखना और आंसर पे हाथ रखना, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। ऐसा 2-4 बार करना है। क्वेश्चन देखना, आंसर को रिकॉल करना है। एक बार पहले पढ़ लो शांति से, फिर क्वेश्चन देखना, आंसर को रिकॉल करना है, क्वेश्चन देखना, आंसर को रिकॉल करना है। ऐसे करोगे तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। क्योंकि आंसर क्या आता है, क्वेश्चन हमेशा इंसान पढ़ता है पर आंसर उसको रिकॉल नहीं होते जल्दी से, इसलिए रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा करना कि क्वेश्चन पढ़ा, उसके पॉइंट्स आप लिख के देख रहे हो, हेडिंग्स एक बार कलेक्टिवली याद कर लो, और एक बार हेडिंग याद हो गई आपको तो सॉर्टेड है। मैं आपको जो इसका सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, किसका सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, ये जो 5 चैप्टर्स है एसएम के, उसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो वो जो चार्ट है उसमें सारे 5 चैप्टर्स के मेन, यानी कि एक ही पेज पे पूरा एसएम खत्म हो गया। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अपने जो फास्ट ट्रैक का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें। सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, उससे पूरा के पूरा एसएम जो है एक ही पेज में खत्म हो जाएगा। पूरा एसएम एक पेज में, अगर ये 50-60 पन्ने तो एक पेज में पूरा खत्म होता है, यानी वेरी वेरी हैंडी, यूजफुल फॉर द रिविजन। तो मैं आज ही डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं इनको बोल देता हूँ कि आज डालें, मैं भूल ना जाऊँ उसको। बाकी तो कुछ नहीं गाइस, ऑल द बेस्ट एंड रेस्ट बी एश्योर्ड, हमने बहुत सही पढ़ा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके। सिर्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएम का बुक का रिवीजन, रॉक्स का रिवीजन, फिर आपके सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक, और हफ्ता को पूरा सॉल्व करो, सब सॉर्टेड। वो जो 1 चार्ट में अपना पूरा एसएम हो जाता है ना, एफएम एसएम का जो फास्ट ट्रैक का मैंने वो बनाया ना, ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, उस पर डाल दो ना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। और अगर इन लेक्चर्स की वजह से अगर आपको कभी लगा होगा वो एफएम के लेक्चर यूट्यूब पे क्यों डाल दिया एंड ऑल दैट, प्लीज़ उसको दिमाग से निकालेगा। वो सबके लिए बहुत फायदे, इनफैक्ट आपके बहुत फायदे, आप कितने बार भी उसको देख सकते हो। और मैंने आपको मेन लेक्चर का एक्सेस दिया हुआ है, तो आप कभी भी कोई भी डाउट है तो वहाँ से खोल के देख सकते हो। यू कैन यूज इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो जस्ट बाकी दिमाग में रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।